निजी तंबू के अंदर एज्रियल जैस्मीन के साथ बिस्तर पर बैठा था, जबकि मीरा पास ही एक कुर्सी पर बैठी थी। येलेना और लुमिन उनके सामने खड़ी थीं, जबकि अमाया और नोल बिस्तर के पास तैनात थीं, उनकी निगाहें सतर्क थीं। जैस्मीन ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, जबकि एज्रियल चुपचाप देखता रहा। हम अब अकेले में हैं। बेहतर होगा कि आप समझाएं कि इतनी जरूरी बात क्या थी, जैस्मीन ने दृढ़ स्वर में कहा। लुमिन ने मुट्ठी भींची और सिर हिलाया। उसने जैस्मीन की ओर देखा, सबकी निगाहों के दबाव में उसकी पीठ पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गईं। हालांकि वह क्रिम्सन प्रिंसेस से पहले भी मिल चुका था, लेकिन वे एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। एज्रियल ने चुपचाप जिज्ञासा से अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उद्धरण अब मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? यह जरूर महत्वपूर्ण होगा, लेकिन क्यों? राजधानी में सर्वोच्च अधिकारियों के पास जाने की हिम्मत किसी की नहीं थी, खासकर बड़े खानदानों के बच्चों की। जो कुछ हो चुका था और जो कुछ अभी होना बाकी था, उसे देखते हुए ऐसा नहीं हो सकता था। न्यू जेनेसिस के हमले के बाद अगर जैस्मीन, एज्रियल या सेलेस्टिना कोई आदेश जारी करते तो उनसे जुड़े गिल्ड और सेनाएं उसका पालन करतीं। यहाँ तक कि अपनी तटस्थता के लिए जानी जाने वाली सरकार भी आज्ञा मानती। फिर भी न तो जैस्मीन और न ही एज्रियल ने कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता महसूस की। स्थिति नाजुक थी और उनकी सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं थी। राजधानी को जल्द से जल्द छोड़ देना ही सबसे अच्छा था। अधिकांश कैडेट अपनी सुरक्षा के लिए भागने को उत्सुक थे, जिससे लुमिन और येलेना की यहाँ उपस्थिति और भी अधिक परप्लेक्सिंग हो गई, खासकर लुमिन के चेहरे पर गंभीर भाव को देखते हुए। यहाँ मौजूद हर किसी पर भरोसा किया जा सकता है। इस तंबू से कुछ भी बाहर नहीं जाता। आपको उनकी वफादारी पर शक करने की जरूरत नहीं है, लुमिन की झिझक को भांपते हुए जैस्मीन ने कहा। उसने आह भरी और सिर हिलाया। मुझे पता है ये बात हास्यास्पद, शायद पागलपन भरी भी लग सकती है, लेकिन पहले मेरी बात सुनिए। हो सकता है राजा जोकिन खतरे में हों। कमरे में सन्नाटा छा गया, जो इतना तीव्र था कि कान बहरे हो रहे थे। मीरा और अमाया ने लुमिन और येलेना को खतरनाक ढंग से घूर कर देखा, जिससे वे दोनों पीली पड़ गईं। कुछ ही दिन पहले वे जोकिन से मिले थे और अब इस लड़के ने दावा किया कि उनका राजा खतरे में है। इस बात पर कौन यकीन करेगा? फिर भी उन्होंने खुद को रोक लिया और सुनने का विकल्प चुना। जैस्मीन, नोल और येलेना तीनों ने ल्यूमिन को अजीब भाव से देखा, जबकि एज्रियल, उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर भावहीनता छाई हुई थी। उद्धरण पिताजी, क्या आप खतरे में हैं? नहीं, लेकिन ल्यूमिन को इस बारे में पहले से ही एक मिशन क्यों मिल रहा है? आखिर हो क्या रहा है? क्या मैंने मूल भविष्य को नष्ट नहीं कर दिया? किताब में जोकिन का बचाव एक ऐसी घटना थी जो बहुत बाद में घटी, जब लुमिन ने टूर्नामेंट ऑफ द ग्रेट्स जीत लिया था। तभी लुमिन को जोकिन को बचाने का काम सौंपा गया, और जैस्मीन, जिसे पहले ही अपने पिता के खतरे के बारे में पता चल चुका था, स्वाभाविक रूप से मदद करने के लिए लौट आए। वे दोनों एक साथ ही एएससी और अंततः शून्य लोक की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने उसे बचाया था। यह उन महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था जिसने कहानी में जैस्मीन के मन में लुमिन के प्रति नरमी पैदा की। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे कार्यों से इस घटना को बदला नहीं जा सका? इसके बावजूद एज्रियल ज्यादा चिंतित नहीं था। उन्हें पता था कि जोकिन के साथ क्या हुआ था, और उन्हें यह भी पता था कि उनके पिता ठीक हैं। जोकिन 4 महान राजाओं में से एक था। अगर मूल कहानी में लुमिन ने उस खोज को नज़रअंदाज भी कर दिया होता, तो भी जोकिन के साथ कुछ नहीं होता, उसकी वापसी में बस देरी हो जाती। डूबे हुए द्वीप हमले के बाद उसका वापसी का रास्ता नष्ट हो गया, जिससे वह वहीं फंस गया। वह खुद बच सकता था, लेकिन वह अकेला नहीं था। अपने आदमियों को छोड़ने का मतलब उनकी मौत होती, इसलिए उसने इंतजार किया। वह जानता था कि अंततः मदद जरूर आएगी। जोकिन कमजोरी दिखाने का जोखिम नहीं उठा सकता था, इसलिए उसके फंसे होने की खबर को बेहद गुप्त रखा गया। विशेषकर शून्यलोक में गोपनीयता अत्यंत महत्वपूर्ण थी। लुमिन और जैस्मीन के हस्तक्षेप ने कहानी में निर्णायक मोड़ ला दिया था। उस दिन लुमिन ने क्रिम्सन किंग का विश्वास जीत लिया था। एज्रियल का मूड खराब हो गया। धिक्कार है हरम के नायक पर। उसे अनजाने में ही याद आ गया कि किताब में लुमिन किस तरह की शख्सियत थी। फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि एज्रियल की उपस्थिति ने जैस्मीन या सेलेस्टिना के साथ किसी भी प्रकार की रोमांटिक प्रगति को रोक दिया था, केवल येलेना ही बची थी। हालांकि अनास्तासिया अभी भी संभावित शिकार है। ल्यूमिन की घबराहट भरी व्याख्या सुनते हुए एज्रियल ने अपना सिर हिलाया और उन विचारों को मन से दूर कर दिया। मेरे पास एक अद्वितीय कौशल है। यह मुझे उन चीज़ों के बारे में बताता है जो हो सकती हैं या हो चुकी हैं, लेकिन यह अनिश्चित है। इसीलिए मैंने वॉर डंजन की घटना का अनुमान नहीं लगाया था, लेकिन मुझे राजा जोकिन के बारे में पता था। एज्रियल ने अपनी आंखें खोली और लुमिन को खाली निगाहों से घूरने लगा।
एक मूर्ख भी देख सकता था कि वह झूठ बोल रहा है। जैस्मीन की निगाहें ठंडी पड़ गईं, जबकि येलेना तनावग्रस्त हो गई, हालांकि वह चुप रही। तो, आप भविष्यवक्ता हैं? जैस्मीन ने ठंडी आवाज में पूछा। भविष्य की झलक देख सकने वाले दृष्टा दुर्लभ थे। जिन कुछ लोगों के पास ऐसे विचार थे भी, वे अक्सर अविश्वसनीय थे, उनके विचार इतने स्पष्ट थे कि वे ज्यादा उपयोगी नहीं थे। लुमिन ने अपना सिर हिलाया, उसके चेहरे पर भाव विभोरता थी। बिल्कुल नहीं, इसे समझाना मुश्किल है, लेकिन मैं कसम खाता हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। राजा जोकिन सचमुच खतरे में हैं। एज्रियल ने मन ही मन आह भरी। इस बच्चे के चरित्र का अभी बहुत विकास होना बाकी है। फिर भी, वे सभी युवा थे। कहानी में एज्रियल को सबसे ज्यादा जो बात पसंद थी, वह थी उन्हें एक एक करके बढ़ते हुए देखना। कम से कम अब मैं इसे अपनी आंखों से होते हुए देख सकता हूं। एज्रियल मन ही मन मुस्कुराया। मुझे शायद उसकी मदद करनी चाहिए। अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एज्रियल ने आखिरकार बोलना शुरू किया। उसकी शांत आवाज ने तंबू में मौजूद सभी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। ऐसा लगता है कि आप पूरी सच्चाई बताने में असमर्थ हैं, संभवतः आपकी अद्वितीय क्षमता के कारण। लेकिन फिर भी इस मामले की जांच करना उचित होगा। लुमिन ने एज्रियल को ऐसे देखा मानो वह कोई देवता हो, जबकि बाकी लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। मेरे राजकुमार, आप इस बारे में बहुत ही लापरवाही बरत रहे हैं, अमाया ने भौहें चढ़ाते हुए डांट लगाए। वह नियो जेनेसिस या किसी अन्य संगठन का जासूस हो सकता है। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। मीरा ने सहमति में सिर हिलाया। राजा को आखिरी बार डूबे हुए द्वीपों की ओर जाते हुए देखा गया था। वहां उन्हें कोई खतरा नहीं है। एज्रियल ने कंधे उचका दिए। उन्होंने जो कहा वह सच था, और कोई और होता तो उनकी सलाह मान लेता। लेकिन एज्रियल इस स्थिति के बारे में उनसे कहीं ज्यादा जानता था, कम से कम उसे यही उम्मीद थी। अब उसे यकीन नहीं था कि भविष्य भी इसी राह पर चलेगा। लेकिन वह बस यही उम्मीद कर सकता था कि शायद यही एक ऐसी चीज थी जो नहीं बदली थी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें उन पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए, एज्रियल ने कहा। लेकिन हमें जांच करनी चाहिए। अगर मेरे पिता के खतरे में होने की जरा सी भी संभावना है, तो हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मेरा सुझाव है कि हम आगे की जांच के लिए लुमिन और येलेना को ईएएससी वापस बुलाएं। लुमिन और येलेना की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं, लेकिन वे चुप रहीं, विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाईं। वे इस तंबू में ये जानते हुए दाखिल हुई थीं कि उन्होंने आपत्ति करने का अधिकार खो दिया है। मीरा और अमाया ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर मीरा ने गर्व से मुस्कुराया और अमाया ने असहाय होकर आह भरी और अपना हाथ अपने गाल पर रख लिया। यदि यही आपकी इच्छा है, मेरे राजकुमार, तो मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। एज्रियल ने जैस्मीन की ओर रुख किया। जब तक कि आप इसके खिलाफ न हों। जैस्मीन ने पलकें झपकाईं, उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे, फिर उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया। ये बहस करने का समय या स्थान नहीं है। हम आपके सुझाव का पालन करेंगे और उन्हें लेकर ईएएससी लौटेंगे। उसने लुमिन और येलेना की ओर देखा। लेकिन अगर आप दोनों में से कोई भी झूठ बोल रहा है, तो अकादमी भी आपकी रक्षा नहीं करेगी। लुमिन और येलेना दोनों ने घबराकर उसकी बर्फीली निगाहों के नीचे सिर हिलाया। समूह खामोशी से तंबू से बाहर निकला और उन हेलीकॉप्टरों की ओर बढ़ा जो उन्हें ईएएससी ले जाएंगे। वातावरण में तनाव व्याप्त था और एज्रियल के मन में तरह तरह के विचार उमड़ रहे थे। लानत है। जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ, उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। उसे एलियाना को ये समझाना होगा कि वह शून्य लोक में जा रहा है। छुपकर भाग जाना कोई विकल्प नहीं था। वह अपने परिवार के साथ इस तरह विश्वासघात नहीं कर सकता था, उन्हें निश्चित रूप से पता चल जाएगा। लेकिन इन सब बातों के बावजूद एक बात स्पष्ट थी, वह जैस्मीन को अकेले जाने नहीं देने वाला था। उसके लिए पीछे रहना नामुमकिन था, खासकर तब जब इस बात की संभावना थी कि उसके पिता सचमुच खतरे में हो सकते हैं। कौन जानता था कि क्या हो सकता है। जोकिन के साथ स्थिति उतनी सुरक्षित नहीं थी जितनी एज्रियल ने शुरू में सोची थी, और कुछ न करना बहुत बड़ा जोखिम लग रहा था। भले ही उसके पिता जीवित रहने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे, लेकिन एज्रियल के कार्यों से स्पष्ट रूप से कुछ बदल गया था। सावधानी बरतना बेहतर था, तैयारी करना बेहतर था। इसके अलावा शून्य का क्षेत्र केवल खतरे की जगह नहीं थी, यह एक अवसर भी था। डूबे हुए द्वीप हालांकि खतरनाक थे, लेकिन मूल्यवान भी थे, एक ऐसी जगह जहां वह मजबूत बन सकता था। अपने पिता के फंसे होने के विचार ने कार्रवाई करने के उसके संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। लेकिन जब तक वह अपनी मां को मना नहीं लेता, तब तक इन सब बातों का कोई महत्व नहीं था। एलियाना बेहद क्रोधित होगी। वह जानता था कि बातचीत मुश्किल होगी, लेकिन अगर वह सही तरीके से बात करे, अगर वह उसे इसकी आवश्यकता समझा दे, तो शायद, बस शायद, उसे उसकी सहमति मिल जाए।
जैसे ही वे हेलीकॉप्टरों के पास पहुंचे, इंजनों की लगातार गूंज ने एजरियल के विचारों को दबा दिया। क्रिम्सन कबीले के सैनिक अपनी गहरे लाल रंग की वर्दी पहने हुए सीधी पीठ करके सावधान मुद्रा में खड़े थे और प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे, मुझे सच में थोड़ा आराम चाहिए था, एजरियल ने सोचा। उसके मुंह से एक आह निकल गई। ऐसा लग रहा था कि अकादमी से मिला यह एक सप्ताह का अवकाश उनके लिए आराम करने का समय नहीं होने वाला था। महामहिम, क्या आप वाकई राजकुमार और राजकुमारी को अलविदा नहीं कहना चाहते थे? हेलीकॉप्टर के अंदर, जो NASC की ओर उड़ान भर रहा था, ग्रैंड मास्टर थॉमस ने सेलेस्टिना की ओर देखा, जो उनके सामने बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे के भावों को समझना असंभव था, उसकी मुद्रा शांत थी। जब सेलेस्टिना उसकी ओर मुड़ी तो उसके होंठ हल्के से मुड़ गए। अलविदा कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उनसे अगले हफ्ते फिर मिलूंगा। थॉमस ने कुछ क्षण तक उसे देखा और फिर सिर हिलाया। अगर यही आपकी इच्छा है। सेलेस्टिना ने अपनी निगाहें वापस बाहर की ओर घुमा लीं। उसका मन कहीं और था, जबकि थॉमस सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसके विचार हर पल और अधिक उलझते जा रहे थे। क्या मुझे उसे अभी बता देना चाहिए या महामहिम से मिलने तक इंतजार करना चाहिए? ये स्थिति उस पर भारी पड़ रही थी। काले कपड़ों में लिपटा वह आदमी, जो नोल के साथ मुठभेड़ के दौरान एक स्किनवॉकर निकला। ये जानकारी न केवल न्यू जेनेसिस के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि इस तथ्य के लिए भी महत्वपूर्ण थी कि एशिया में एक स्किनवॉकर घूम रहा था। फिर भी उन्हें चुप रहना पड़ा, कम से कम तब तक जब तक वे CASC से निकल नहीं गए, जो पहले से ही घबराहट के कगार पर था। 7 साल पहले स्किनवॉकर से संबंधित फ्रॉस्ट क्लैन की घटना उसके दिमाग में छाई हुई थी। रग्नार और सेलेस्टिना को ये बात बताना कोई आसान काम नहीं होगा। अगर उसे किसी एक बात का पूरा ज्ञान था, तो वह ये था कि वे शून्य प्राणियों से कितनी नफरत करते थे। और वे सबसे ज्यादा किससे नफरत करते थे? स्किनवॉकर्स। वही प्राणी जो रागनार के माता पिता, सेलेस्टिना के दादा दादी, पूर्व फ्रॉस्ट किंग और क्वीन की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे। शायद अभी उसे बता देना ही बेहतर होगा, थॉमस ने सोचा। उसे इस फैसले का बोझ महसूस हो रहा था। वह शायद मुझे महामहिम को शांत करने में मदद कर सकती है। उसने मन बना लेने के बाद खुद ही सिर हिलाकर सहमति जताई। महामहिम, थॉमस ने संयमित स्वर में फिर से पुकारा। सेलेस्टिना मुड़ी, उसकी आंखों में जिज्ञासा की झलक थी। क्या बात है, अंकल थॉमस? वह हिचकिचाया, फिर धीरे से बोला, मुझे आपको कुछ बताना है। कल रात सर नोल और मेरी न्यू जेनेसिस के किसी व्यक्ति से मुलाकात हुई थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। पब फ्यूचर एड्स। उसकी निगाहें नहीं हटी, लेकिन उसकी चुप्पी ने उसे आगे बोलने के लिए मजबूर कर दिया। वह व्यक्ति इंसान नहीं था, वह एक स्किनवॉकर था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फिर भी उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वह भावहीन बनी रही, उस भयावह सन्नाटे में उसे देखती रही। थॉमस ने गहरी सांस ली। मैंने स्थिति को इतना खतरनाक समझा कि स्किनवॉकर को पकड़ना संभव नहीं था। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। केबिन में केवल हेलीकॉप्टर के इंजन की लगातार गूंजने वाली आवाज ही सुनाई दे रही थी। कुछ सेकंड बीतते गए और पूरा 1 मिनट सन्नाटे में बदल गया। फिर अंत में सेलेस्टिना बोली। उसकी आवाज शांत थी और उसमें भावनाओं का कोई अंश नहीं था। तो एक स्किनवॉकर एक आतंकवादी संगठन के साथ काम कर रहा है। इंसानों के साथ? थॉमस ने धीरे से सिर हिलाया, ये देखते हुए कि उसकी आवाज ठंडी नहीं थी, लेकिन उसमें गर्माहट भी नहीं थी। क्या वह गुस्सा नहीं होगी? थॉमस ने उसकी शांत मुद्रा देखकर राहत महसूस करते हुए सोचा, काश रैगनार भी इसी तरह प्रतिक्रिया दे पाता। जब हम घर पहुंचेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित करें, अंकल थॉमस। उसके शब्दों ने उसे चौंका दिया। आश्चर्य से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या मैं तुम्हें प्रशिक्षित करूं? अन्य महान बच्चों की तुलना में मैं अब सबसे पीछे हूं। एजरियल उस बैंगनी मूर्ख को पीछे छोड़ चुका है, इसलिए मुझे क्रिम्सन भाई बहनों के साथ दौड़ में वापस आने के लिए उसे पीछे छोड़ना होगा। और ये तो केवल शारीरिक शक्ति की बात है। उपलब्धियों की बात करें तो एजरियल ने कुछ ऐसा किया है जिससे वह डस्क प्रिंस के ठीक बगल में शीर्ष पर पहुंच गया है। और मैं उस बैंगनी रंग के मूर्ख से कुछ कदम आगे रहने लायक ही कुछ हासिल कर पाया हूं। सेलेस्टिना ने जिस तरह से कैलियस का जिक्र किया, उसे देखकर थॉमस लगभग सहम गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोनों के बीच संबंध बेहद तनावपूर्ण थे, ये कहना गलत नहीं होगा। ये जैस्मीन के साथ उसकी दोस्ती से बिल्कुल अलग थी। हैरानी की बात यह है कि इन दिनों कैलियस डस्क प्रिंस और एजरियल के सबसे करीब नजर आता था। तो वह फिलहाल स्किनवॉकर की समस्या को एक तरफ रख रही है। अच्छा है, पब फ्यूचर एड्स। अंततः थॉमस ने अपनी उत्तेजना को मुश्किल से रोकते हुए बोलना शुरू किया। यदि आपकी यही इच्छा है,
महाराज, तो आपको व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षण देना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। लेकिन मैं आपको चेतावनी देता हूँ, मैं ढिलाई नहीं बरतूंगा। सेलेस्टिना के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अगर आपने ऐसा किया तो मुझे बुरा लगेगा, अंकल थॉमस। फिर, मानो कुछ याद आने पर, उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। मुझे अपने अद्वितीय कौशल को प्रशिक्षित करने में भी आपकी मदद चाहिए। थॉमस की मुस्कान जम गई और उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है? बिना किसी झिझक के सेलेस्टिना ने सिर हिलाया। मैं हूँ। थॉमस उसे घूरता रहा, यादें ताज़ा होने पर उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। ये सोचकर दुख होता है कि वह इसे दोबारा इस्तेमाल करेगी। सेलेस्टिना ने अपनी अद्वितीय क्षमता का उपयोग 7 साल पहले किया था। तारांकन 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 तारांकन। एज्रियल एक कुर्सी पर बैठ गया, उसकी बांह कुर्सी के आर्मरेस्ट पर टिकी हुई थी और उसने अपना सिर हाथ पर टिका रखा था। उसकी उंगलियां हल्के से उसके गाल पर टिकी हुई थीं, उसकी निगाहें कहीं और थीं। उसके दाहिनी ओर जैस्मीन चुपचाप दूसरी कुर्सी पर बैठी थी, उसकी आंखें बंद थीं और उसका शरीर सीधा और गरिमा में था। वह लगभग हिली डुली नहीं, मानो गहरी सोच में डूबी हुई हो। एज्रियल की कुर्सी के थोड़ा पीछे, उसके बाईं ओर, अमाया खड़ी थी। उसके दाहिनी ओर, उसके और जैस्मीन के बीच, नोल खड़ा था, हाथ बांधे हुए, उसके चेहरे पर असंतोष के भाव स्पष्ट थे। येलेना और लुमिन खूबसूरती से सजी हुई दीवार के पास एक तरफ खड़ी थी, उनकी घबराहट उनके शरीर की अकड़ी हुई मुद्रा से स्पष्ट झलक रही थी। एज्रियल के सामने एक डेस्क थी, जिसके पीछे एक आलीशान कुर्सी रखी हुई थी। जिस कमरे में वे ठहरे थे, वह क्रिम्सन मैंशन के अंदर मौजूद कई आलीशान कमरों में से एक था। वे ईएससी पहुंचने के तुरंत बाद यहां आए थे। हालांकि एज्रियल को आराम की बहुत इच्छा थी, लेकिन इसके लिए समय ही नहीं मिला था। मीरा तेजी से एलियाना से मिलने के लिए आगे बढ़ गई और उसे सारी घटना की जानकारी दी। एज्रियल और जैस्मीन अभी तक अपनी मां से नहीं मिले थे। वे इंतजार कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर लुमिन और येलेना घबराई हुई खड़ी थीं, इतनी तनावग्रस्त कि वे अपने आसपास के माहौल को भी महसूस नहीं कर पा रही थीं। एज्रियल ने एक धीमी आह भरी और नोल की ओर देखा, जो आंखें बंद करके खड़ा था और उसके चेहरे पर गहरी शिकन थी। यह इतना बुरा नाम नहीं था। एज्रियल को यह सोचकर हंसी आ रही थी कि नोल को उसकी नई उपाधि, सिल्वर ब्लड डेविल, बिल्कुल पसंद नहीं थी। नोल का मूड ठीक करने का तरीका न सूझने पर एज्रियल ने उसे चुपचाप रूठने दिया। उसने अपनी नज़र बाईं ओर घुमाई और अमाया की आंखों से उसकी नज़रें मिलीं। उसने हल्की सी मुस्कान दी और उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, हालांकि उसकी मुस्कान थोड़ी बनावटी थी। वह मेरी हर हरकत पर नज़र रख रही है। उनके पुनर्मिलन के बाद से ऐसा प्रतीत होता था मानो अमाया की निगाहें कभी उससे हटी ही न हों। ऐसा नहीं था कि उसने उसे दोषी ठहराया हो। वह एज्रियल से जुड़ी हर चीज़ में उलझी हुई थी, नियोजेनेसिस के खिलाफ उसकी जीत से लेकर युद्ध में उसकी लापरवाही तक। उसे तो वह ऐसा व्यक्ति लगता होगा जिसने बिना सोचे समझे खुद को खतरे में डाल दिया। मुझे लगता है कि यह शून्य लोक से बच निकलने वाले किसी व्यक्ति की छवि से मेल खाता है, उसने सोचा। ऐसा व्यक्ति जिसे अब मृत्यु का भय नहीं रहा। लेकिन सच्चाई ये थी कि एज्रियल के मन से डर पूरी तरह से नहीं निकला था। यह महसूस करना और भी कठिन था, ये जानते हुए कि उसके पास उसकी अद्वितीय क्षमता उसकी रक्षा के लिए थी। उसे असल में सिर्फ एक ही बात से डर लगता था, और वो था इसका इस्तेमाल करना। वह कभी भी रीडू को सक्रिय नहीं करना चाहता था। एज्रियल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुर्सी पर आराम से बैठ गया। अगर मुझे इस बारे में गहराई से सोचना है, तो यही सबसे अच्छा समय है। उसके विचार फिर से सुरंगों की ओर चले गए, उन दृश्यों की ओर जो उसने देखे थे। वह स्वयं, वो व्यक्ति, वो मैं ही था, लेकिन उम्र में बड़ा, अधिक परिपक्व। और वो वॉर्ड ईटर की जगह दरांती चला रहा था। उसने मेरे दिमाग में बैठे उस कीड़े को इतनी आसानी से मार डाला और सिर्फ एक संदेश छोड़ गया, याद रखना। एज्रियल इतना मूर्ख नहीं था कि वह ये न समझ पाए कि वह व्यक्ति कौन था। लेकिन इसे स्वीकार करना, वह ज़्यादा कठिन था। लेकिन अंत में, उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उस व्यक्ति, वह मेरा भविष्य का रूप था, या कुछ इस तरह का। कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं था। उसे देखकर कई सवाल उठे, ऐसे सवाल जिनका जवाब एज्रियल के पास देने का कोई तरीका नहीं था। कम से कम अभी तो नहीं। उसे बस इतना पता था कि संदेश का क्या मतलब है। मेरी खोई हुई यादें। एज्रियल का मूड खराब हो गया। नोल ने उसे जो बताया था, उसके अनुसार वह 2 साल पहले, ठीक उसी समय जब पिछले एज्रियल की मृत्यु हुई थी, इस दुनिया में पहले से ही मौजूद था। फिर, वह अप्रत्याशित रूप से व्हाइट हेवन में पहुंच गया, नोल को लगभग कुछ भी बताए बिना फिर से गायब हो गया। ये समझ में नहीं आता। तब मुझे बुरी तरह चोट लगी थी।
क्या ये तब हुआ जब मैं अभी भी जागृत अवस्था में था, या मैं पहले ही मध्यवर्ती अवस्था में पहुंच चुका था? मैं वहां कैसे पहुंचा और मेरे जाने के बाद क्या हुआ? अपने पिछले स्वरूप की मृत्यु से पहले एज्रियल जागृत अवस्था में था, लेकिन क्या उसने खुद ही अपनी रैंक बढ़ाई थी, या फिर मृत्यु के देवता ने उसके साथ कुछ किया था? मुझे ये कैसे याद रहेगा? उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। उसने पहले भी अनगिनत बार कोशिश की थी, लेकिन हर बार धुंध ने उसका रास्ता रोक दिया था। जैसे ही वह जोर लगाता, तेज सिरदर्द उसे रुकने पर मजबूर कर देता। सबसे पहले तो, मैं इस दुनिया में आया ही कैसे? क्यों? क्या ये वाकई मृत्यु के देवता की ओर से दया थी? यह असंभव लग रहा था। मृत्यु के देवता को काल्पनिक माना जाता था, एक किताब का पात्र। उसकी पिछली दुनिया में 10 देवता नहीं थे, तो अब क्यों? एज्रियल ने भौहें चढ़ाईं, उसे लगा कि उसके विचार गोल गोल घूम रहे हैं। मुझे अपनी यादों तक पहुंचने का कोई तरीका ढूंढना होगा। इस दुनिया में शायद एकमात्र ऐसा प्राणी जिसके पास कोई वास्तविक अंतर्दृष्टि हो सकती थी, वह था रोता हुआ कोहरा। वह विशालकाय प्राणी अंततः उसके पास अवश्य आएगा। लेकिन फिर दोबारा, मेरे दिमाग में बैठा वो कमीना उन यादों तक नहीं पहुंच सका। क्या इसका मतलब यह है कि अगर मैं कोशिश करूं तो भी ऐसा ही होगा? जैसे ही उसके पीछे का दरवाजा खुला, एज्रियल ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसने अपना सिर घुमाया और कमरे में 2 आकृतियों को प्रवेश करते हुए देखा। उनमें से एक मीरा थी, और दूसरा उसकी माँ। जैसे ही एलियाना कमरे में दाखिल हुई, सभी ने अपनी पीठ सीधी कर ली। एज्रियल और जैस्मीन को छोड़कर बाकी सभी ने सिर झुकाकर और अपनी दाहिनी मुट्ठी पटककर क्रिम्सन क्वीन का अभिवादन किया। मीरा सबसे आखिर में अंदर आए और चुपचाप उनके पीछे लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। अपने दोनों बच्चों की तरफ देखे बिना ही एलियाना उनके पास से गुजरते हुए अपनी डेस्क की ओर चली गई। उसने गहरे लाल रंग की पोशाक पहनी हुई थी, जिसका कपड़ा हर कदम के साथ सहजता से लहरा रहा था, जो उसकी आंखों के उग्र लाल रंग को और भी निखार रहा था। ये पोशाक उसके शरीर पर लगभग अलौकिक सुंदरता के साथ लिपटी हुई थी, जिससे उसकी पहले से ही झलक रही उपस्थिति में और भी निखार आ रहा था। एज्रियल चुपचाप देखता रहा, अपने होंठ सिकोड़ते हुए, जब उसकी मां डेस्क के पीछे बैठ गई। उसने अपने पैर मोड़ लिए और बिना किसी भावना के कमरे में मौजूद हर किसी पर उसकी निगाहें घूम गईं। लुमिन और येलेना उसकी निगाहों से मिलते ही कांप उठीं। जब उसकी नज़र आखिरकार एज्रियल पर पड़ी, तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ध्यान से उसकी हालत का जायजा लिया। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं और अपना ध्यान वापस लुमिन और येलेना पर केंद्रित कर लिया। लेडी मीरा ने मुझे पहले ही स्थिति से अवगत करा दिया है। कैडेट लुमिन और कैडेट येलेना, मुझे बताइए, आप दोनों को इतनी जल्दी इतनी गोपनीय जानकारी कैसे मिली? एलियाना ने बिना किसी स्नेह के स्वर में बात की, उसकी आवाज़ में आदेश का भार था। एलियाना की बातों पर एज्रियल और जैस्मीन दोनों ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ीं। तो ये सच है, पिताजी सचमुच डूबे हुए द्वीपों पर हैं। लुमिन और येलेना की ओर देखते हुए एज्रियल ने पाया कि वे प्रतिक्रिया देने में असमर्थ थीं, मानो उनकी नसें उनके गले को जकड़ रही हों। एज्रियल ने मन ही मन आह भरी। वह उन्हें दोष नहीं दे सकता था, उसकी मां की उपस्थिति ही उसके लिए अत्यधिक प्रभावशाली थी। दूसरी ओर, वह अपना पूरा जीवन ऐसे ही लोगों के बीच बिता चुका था, और अब उसे इसका शायद ही कोई एहसास होता था। ऐसा लुमिन के अद्वितीय कौशल की वजह से है। यह एक दृष्टा के पास मौजूद कौशल के समान है, लेकिन उससे अलग है, एज्रियल ने शांत भाव से उन दोनों की ओर से जवाब देते हुए कहा। सभी के सिर उसकी ओर मुड़ गए। एलियाना ने अपनी भौहें उठाईं, हालांकि उसका चेहरा तुरंत अपने सामान्य भावहीन भाव में लौट आया। अगर मैं उनकी तरफ से बोलूं तो बेहतर होगा। एज्रियल जानता था कि लुमिन अनजाने में ज़रूरत से ज़्यादा खुलासा कर सकती है, खासकर येलेना जिस तरह से अभिभूत लग रही थी उसे देखते हुए। पिताजी के बारे में उसे कैसे पता चला? इस बात को एक तरफ रखते हुए, क्या इसका मतलब यह है कि आप इस बात से इनकार नहीं करते कि वह खतरे में है? एज्रियल ने बातचीत को उस विषय की ओर मोड़ दिया जिसके बारे में वह, जैस्मीन और अन्य लोग निस्संदेह सबसे अधिक चिंतित थे। एलियाना ने कुछ पल तक उसे घूरकर देखा और फिर धीरे से आह भरी। पब फ्यूचर एड्स। उसने सिर हिलाया, हालांकि बहुत हल्का सा। खतरा शब्द का प्रयोग करना थोड़ा भारी है, लेकिन कम से कम कल से हमारा उससे और उसकी टीम से सारा संपर्क टूट चुका है। उसे आखिरी बार कहाँ देखा गया था? जैस्मीन ने पूछा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, हालांकि एज्रियल ने उसकी छिपी हुई अधीरता और चिंता को भांप लिया। डूबे हुए द्वीप। जब एलियाना ने यह बात बताई तो माहौल बदल गया। लगभग सभी के चेहरे उतर गए, उनके भाव गंभीर हो गए। तो वह हमारे खोने से पहले ही वहां पहुंच गया था, अमाया ने एज्रियल के बगल में खड़े होकर धीरे से कहा। एज्रियल ने चारों ओर नजर डाली और कमरे में व्याप्त तनाव को महसूस किया।
उसकी निगाहें एक बार फिर एलियाना से मिलीं और दोनों की निगाहें एक दूसरे की आंखों में टिकी रहीं। उसने अपनी आंखें सिकुड़ीं, मानो वह इस बात से हैरान थी कि एज्रियल इतना शांत कैसे दिख रहा था। ये परेशानी का सबब बनने वाला है। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि इस समय उसकी माँ उसके बारे में क्या सोच रही होगी। ये वो बातें थीं जो एज्रियल को पता थीं, वो बातें जिनके बारे में कमरे में मौजूद किसी और को ज़रा भी अंदाजा नहीं था। बाकियों के विपरीत एज्रियल को शून्य लोक के बारे में उनकी कल्पना से कहीं अधिक ज्ञान था। सिंह राशि के दौरान वह इस दुनिया के बारे में जितना हो सके उतना सीखने के लिए जुनूनी हो गया था, और इसी वजह से मीरा और अमाया इतनी चिंतित दिख रही थीं। डूबे हुए द्वीपों के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, बिल्कुल किताबों की तरह। दुर्भाग्यवश डूबे हुए द्वीपों के बारे में पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, और इससे भी बुरी बात यह थी कि वे एक नो रिफ्ट जोन थे। तीसरे दर्जे का संत होने के बावजूद जोकिन वापसी के लिए शून्य दरार वॉइड रिफ्ट नहीं खोल पाएगा। एज्रियल ने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया। मैं अब किताब से मिली जानकारी पर भरोसा नहीं कर सकता। कौन जाने क्या क्या बदल गया है। विचारों में डूबे हुए एज्रियल ने अपनी माँ की ओर से मिली नज़र पर मुश्किल से ही ध्यान दिया। जैस्मिन ने फिर से बात की, उसकी आवाज़ स्थिर थी। मैं जाऊंगा। पब फ्यूचर एड्स। कमरे में सन्नाटा छा गया क्योंकि सभी लोग जैस्मिन की ओर देखने लगे। उनकी हैरानी साफ झलक रही थी। अपनी बेटी को देखते ही एलियाना के चेहरे के भाव भावहीन हो गए। मुझे अपनी बेटी के साथ कुछ समय अकेले बिताने की ज़रूरत है। बाकी सब लोग जा सकते हैं। हम आगे की रणनीति पर जल्द ही चर्चा करेंगे। सभी लोग सहमति में सिर हिलाते हुए हिलने डुलने लगे। एज्रियल खड़ा हो गया और उसने नोल और अमाया की ओर देखा, जो पहले ही जा चुके थे। तो मुझे भी चले जाना चाहिए, शायद। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एलियाना की आवाज़ ने उसे रोक दिया। आप रह। वापस बैठते समय उसके होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। कोई बात नहीं। जब दरवाज़ा बंद हुआ तो एलियाना का व्यवहार काफ़ी नर्म हो गया। वह खड़ी हुई और अपनी डेस्क के चारों ओर घूमने लगी। उसके चेहरे पर अपने बच्चों के लिए चिंता साफ झलक रही थी। क्या आप दोनों घायल हैं? उसने पहले से नर्म आवाज में पूछा। जैस्मीन ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं ठीक हूँ। अज़रियल भी ठीक है। वैद्य के आने के बाद दोनों ने एज्रियल की ओर मुड़कर देखा, जिसने उनकी निगाहों से बचने की कोशिश की, मानो उसने ध्यान ही न दिया हो। अज़रियल, जी माँ। वह अकड़कर उसकी ओर मुड़ा। वह उसे ध्यान से देख रही थी। तुम्हारा हाथ कैसा है? उसे आश्चर्य हुआ जब उसने उसके दाहिने हाथ की ओर देखते हुए अपने स्वर में चिंता व्यक्त की। एज्रियल ने राहत की सांस ली और फिर उसे आश्वस्त करने वाली मुस्कान दी। ये ठीक है, बिल्कुल नया जैसा है। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह हिचकिचाई, लेकिन अंततः उसने सिर हिलाया और डेस्क से टेक लगाकर खड़ी हो गई। फिर उसने अपना ध्यान वापस जैस्मीन की ओर मोड़ दिया। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन लगता है कि पिछले कुछ दिनों से हम मुश्किल हालातों में हैं। तुमने कहा था कि तुम अपने पिता को बचाने जाना चाहती हो। तुम समझती हो ना कि यह कितना खतरनाक है? जैस्मीन ने दृढ़ता से सिर हिलाया। वह शून्य लोक में केवल कुछ ही बार गई थी और मानव विजित क्षेत्रों से बाहर कभी नहीं गई थी, लेकिन उसका संकल्प नहीं देगा। डूबे हुए द्वीप समूह पर चारों कबीले कब्जा करना चाहते हैं। CASC में हुई घटना पर सबका ध्यान केंद्रित है, इसलिए ये सबसे अच्छा मौका है। मैं बिना किसी का ध्यान खींचे जा सकता हूँ। कई मास्टर्स या उससे ऊपर के रैंक वाले भरोसेमंद दल को भेजने में बहुत समय लगेगा और बात फैल जाएगी। बेहतर यही होगा कि मैं ये काम जल्दी कर लूँ। डूबे हुए द्वीपों का खतरा उनके रहस्य में ही निहित था, लेकिन हाल के वर्षों में कोई उल्लेखनीय रूप से खतरनाक चीज़ नहीं खोजी गई थी जिससे इसका खतरा और बढ़ गया था। एलियाना ने आह भरी। क्या आपको पता है कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो इसके क्या परिणाम होंगे? जैस्मीन ने फिर से सिर हिलाया। मैं इसे संभाल सकता हूँ। कुछ क्षण बाद एलियाना ने जवाब में सिर हिलाया। मुझे सोचने के लिए समय दीजिए। जैस्मीन ने हल्की सी मुस्कान दी। आपको धन्यवाद माँ, एलियाना ने मुस्कुराकर जवाब दिया, फिर अपनी नज़रें एज्रियल की ओर घुमाईं। अब मेरी बेटी, मुझे और तुम्हारे छोटे भाई को कुछ बातों पर चर्चा करनी है। लानत है। एज्रियल ने जैस्मीन की ओर देखा, जिसने उसे देखकर मुस्कुराया और फिर बाहर चली गई, उसे अपनी माँ के साथ अकेला छोड़कर। उसके पीछे दरवाज़ा धीमी सी आवाज़ के साथ बंद हो गया। तुम क्या सोच रहे थे? एज्रियल ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन एलियाना के तीखे लहजे ने इसे मुश्किल बना दिया। उद्धरण चिन्ह ... कुछ देर सोने और खाना खाने के लिए, उसने जवाब दिया। एलियाना के होंठ फड़क उठे। क्या तुम्हें यह मज़ेदार लग रहा है, एज्रियल? क्या तुम्हें एहसास भी है कि तुमने क्या किया है? एज्रियल की हल्की सी मुस्कान गायब हो गई और उसने सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। बिल्कुल करता हूँ।
आपको क्या लगता है कि मैं बिना किसी कारण के ऐसा कुछ करूंगा? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्यों? उसके सवाल ने उसे चौंका दिया, और जब एलियाना ने बोलना जारी रखा तो एज्रियल हिचकिचाया। आतंकवादियों के साथ शामिल होने का भला क्या औचित्य हो सकता है? ऐसे आतंकवादी जिनके बीच संत भी हों। आपने उन्हीं संतों में से एक से लड़ाई लड़ी, कई बार अपनी जान गंवाने से बाल बाल बचे। क्या आप समझते भी हैं कि यह कितना गैरजिम्मेदाराना था? एज्रियल की निगाहें उसकी मां से मिली, उसकी आवाज़ में चिंता झलक रही थी। वह क्रोधित नहीं थी, बल्कि उसके लिए भयभीत थी। अंत में उन्होंने कहा, मुझे कुछ हासिल करना था, दूसरों के बराबर खड़ा होना था। एलियाना ने संदेह भरी नज़रों से अपनी भौहें उठाईं। क्या तुम मुझसे यह उम्मीद करते हो कि मैं इस पर विश्वास कर लूंगी? तुम जो राजा बनना भी नहीं चाहते और बिना सोचे समझे अपनी बहन को सिंहासन सौंप दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या चाहते हो। तुमने सब कुछ इतनी अच्छी तरह छिपाया है, इतनी कुशलता से सब कुछ अंजाम दिया है। इस जीत को हासिल करने में तुम्हें कितना समय लगा? आप इतने शांत और संयमित कैसे दिख सकते थे, ये जानते हुए कि हर पल आपका आखिरी पल हो सकता था, कि एक गलती आपको सब कुछ गंवा सकती थी? अपनी मां के शब्दों से अचंभित होकर एज्रियल का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने आगे कहा, एक समय था जब मैं चाहती थी कि तुम भी दूसरे बच्चों की तरह ही मेहनत करो। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी इस इच्छा पर पछतावा होने लगा है। नहीं। कमरे में एक तीखी आवाज़ गूंज उठी। एज्रियल ने कुर्सी के आर्मरेस्ट को इतनी कसकर पकड़ा हुआ था कि वह टूटने लगा। उसने अपनी जबड़े भींच लीं और उसे घूरते हुए खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने कोशिश की थी, लेकिन उसके शब्दों ने उसके दिल को छू लिया, उन यादों को कुरेद दिया जिन्हें उसने गहराई से दबा रखा था, ऐसी बातें जिन्हें उसने कभी दोबारा सामने न आने देने की कसम खाई थी। इससे पहले कि वह खुद को रोक पाता, उसकी आवाज़ ठंडी और लगभग पहचान से परे हो गई। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो, अज़रियल? उसके व्यवहार में अचानक आए इस बदलाव को देखकर एलियाना की आंखें चौड़ी हो गईं। एज्रियल स्तब्ध रह गया, उसकी चिंतित आवाज़ ने उसे होश में ला दिया। अपनी गलती का एहसास होते ही उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने जल्दी से खुद को शांत करने की कोशिश की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। माफ़ कीजिए, मेरा इरादा आपको इस तरह से डांटने का नहीं था। लेकिन उनकी माफ़ी ने उनकी चिंता को और भी गहरा कर दिया। हिचकिचाओ मत, अगर कुछ कहना है तो कह दो। बचपन से ही एज्रियल को समझना हमेशा से ही मुश्किल रहा था। वह शायद ही कभी खुलकर बात करता था, कभी किसी को अपने अंदर की गहराई में झांकने नहीं देता था, यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ भी ये पूरी तरह से नहीं समझ पाती थी कि ज़्यादातर समय उसके मन में क्या चल रहा होता था। इसलिए अगर उस दीवार को तोड़ने का कोई मौका था, तो वह उसे हाथ से जाने नहीं देने वाली थी। लेकिन एज्रियल ने बस अपना सिर हिलाया। मैं एक पल के लिए अपना आपा खो बैठा था। मुझे माफ़ करना, क्या हम जारी रख सकते हैं? नहीं। एज्रियल जितना जिद्दी था, उसकी माँ उससे भी कहीं ज़्यादा जिद्दी थी। अगर गुस्सा आए तो चिल्लाओ, अगर उदास हो तो रो, अगर खुश हो तो हंसो। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा अपनी भावनाओं को दबाकर रखे। यकीन मानो, मैंने 2 साल तक ऐसा किया और इसने मुझे इस तरह से तोड़ दिया जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं खुशकिस्मत थी कि हालात और बिगड़ने से पहले ही मैं खुद को संभाल पाए। एज्रियल चुप रहा, उसके शब्द पत्थर की तरह उस पर धंस रहे थे। उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर भींची हुई थीं कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ गए थे, लेकिन उसके विचार उलझे हुए थे, निराशा और अपराधबोध से ग्रस्त थे। उसने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं निकला। उसका मन जवाब के लिए तड़प रहा था, पर शब्द नहीं बन पा रहे थे। दर्द और निराशा से उसका चेहरा बिगड़ गया। वह कुछ कहना चाहता था, कुछ भी, लेकिन उसके फटे हुए स्वर में केवल एक शब्द ही निकला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लानत है। जैसे ही एज्रियल के शब्द एलियाना के कानों तक पहुंचे, कमरे में एक दस्तक की आवाज़ गूंजी। गुस्से में आकर उसने दरवाजे की ओर ठंडी निगाह से देखा। जिसने भी ये किया, उसने उसके बेटे से ठीक से बात करने का उसका मौका बर्बाद कर दिया। वह बहुत करीब थी, वह इसे महसूस कर सकती थी। थोड़ा और इंतजार होता तो शायद एज्रियल कोई महत्वपूर्ण बात कह देता। कम से कम मुझे ये तो पता है कि वह जितना दिखाता है उससे कहीं ज़्यादा छुपा रहा है। उसने मन ही मन आह भरते हुए सोचा। फिलहाल उसे इसी से संतोष करना पड़ा। दरवाज़ा खुलते ही उसने अपनी झुंझलाहट को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, अंदर आ जाओ। हैरानी की बात यह थी कि उनकी बेटी और मीरा ने प्रवेश किया। एलियाना और एज्रियल के बीच तनावपूर्ण माहौल को भांपते हुए उन्होंने झिझक भरी निगाहों का आदान प्रदान किया। कुछ हुआ क्या? एलियाना ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। वह नहीं चाहती थी कि उन दोनों को पता चले कि क्या हो रहा है। मीरा ने थोड़ा झुकते हुए सिर हिलाया। अभी अभी एसआईसीवीसी से एक रिपोर्ट आई है। उन्होंने राजा के ठिकाने की ओर एक बचाव दल भेज दिया है, लेकिन
बोलने से पहले वह हिचकिचाई, उसकी आवाज़ में घबराहट थी। उनसे हमारा सारा संपर्क टूट गया है। आखिरी बार हमने उनकी चीखें सुनी थीं। ऐसा माना जा रहा है कि उनकी मौत हो चुकी है। एलियाना ने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए, मानो मन में उठने वाले डर को दबा रही हो। ये सुनिश्चित करें कि राजा के फंसे होने की खबर एसआईसीवीसी से बाहर न जाए। जो भी वहां मौजूद है उसे वहीं रहना चाहिए। मीरा ने दोबारा सिर झुकाया। मैंने ऐसा पहले ही कर दिया है मेरी रानी। बचाव दल में कौन कौन शामिल थे? एलियाना ने धीमी आवाज में पूछा। मीरा ने तुरंत जवाब दिया, 1 गुरु, 2 विशेषज्ञ, 5 उन्नत, 6 मध्यवर्ती और 10 जागृत। एलियाना ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। वे सब ऐसे ही मर गए। पब फ्यूचर एड्स। यह एक बहुत बड़ा नुकसान था। शून्य लोक में मनुष्यों की संख्या सीमित थी और एक भी स्वामी को खोना विनाशकारी था, बाकी की तो बात ही छोड़िए। शुरुआत में पृथ्वी पर गुरुओं की संख्या बहुत कम थी। अधिकांश लोगों में ऐसा बनने की प्रतिभा नहीं थी और जिन्होंने शून्य प्राणियों का शिकार करके ऐसा करने की कोशिश की वे अक्सर जीवित नहीं रह पाए। हर संभावित नायक महत्वपूर्ण था। निस्संदेह इस क्षति से एसआईसीवीसी और पृथ्वी को गंभीर आघात पहुंचा है। एसआईसीवीसी सनकेन आइलैंड्स क्रिम्सन वॉर्ड कैपिटल वॉर्ड दायरे में जीते गए क्षेत्रों में से एक था जिस पर क्रिम्सन कबीले का दावा था। हालांकि वॉर्ड कैपिटल वास्तव में डूबे हुए द्वीपों में नहीं था, लेकिन यह इतना करीब था कि इसका नाम उस रहस्यमय स्थान के नाम पर रखा गया था। चारों महान कुलों में से प्रत्येक की अपनी अपनी शून्य राजधानी थी और शून्य क्षेत्र में एक प्रसिद्ध स्थलचिन्ह आमतौर पर वह स्थान होता था जहां ऐसी राजधानी का निर्माण किया गया था। उन पर क्रिम्सन, नेबुला, फ्रॉस्ट या डस्क कबीलों में से किसी एक के झंडे लगे हुए थे। वर्तमान में क्रिम्सन और डस्क कबीले सबसे अधिक वॉर्ड कैपिटल्स पर नियंत्रण रखते हैं। क्या इसे गुप्त रखना चाहिए? एलियाना सोचने लगी। उसकी निगाहें अपनी बेटी पर टिक गईं। शुरू में उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि जैस्मीन बचाव अभियान पर जाए। इस टीम का नेतृत्व ग्रेड 3 ग्रैंडमास्टर मीरा और ग्रेड 3 मास्टर अमाया को करना था और क्रिम्सन सैनिक उनका समर्थन करेंगे। भावी रानी जैस्मीन के लिए यह एक मूल्यवान अनुभव होगा और एलियाना को शक था कि उसका पति सचमुच खतरे में है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह अब तक लौट आया होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था, जिसका मतलब था कि कोई चीज़ उसे वहां रोके हुए थी। एलियाना के दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई और उसने तेवर चढ़ा लिए। अगर मीरा चली जाती है तो शायद कुछ फर्क पड़ सकता है, लेकिन क्या ये सुरक्षित था? आखिर किस बात ने उसके पति को फंसा रखा था? अचानक एज्रियल बोला, उसकी आवाज़ तनावपूर्ण माहौल को चीरती हुई आगे बढ़ी। आप सही कह रही हैं लेडी मीरा, वे मर चुके हैं। सबकी निगाहें उसकी ओर घूम गईं। पब फ्यूचर एड्स। एज्रियल वहां खड़ा था, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उनके चेहरे पर पहले वाला गंभीर भाव गायब हो गया था। महिलाओं ने एक दूसरे को असमंजस भरी नज़रों से देखा और एज्रियल ने विस्तार से बताया, डूबे हुए द्वीपों तक पहुंचने के केवल 2 ही रास्ते हैं, हवा से या पानी से। पहला विकल्प बेकार है क्योंकि अंततः आपको पानी के नीचे जाना ही पड़ेगा। दूसरा रास्ता ही असली है, लेकिन सबसे खतरनाक भी। आखिरकार हम जानते हैं कि पानी और अंतरिक्ष के जीव एक घातक संयोजन हैं। वह सही था। महासागर शून्य प्राणियों से भरे हुए थे और पानी में उनसे लड़ना मानवता के सबसे बड़े नुकसानों में से एक था। एलियाना ने पलकें झपकाईं। आप ये कैसे जानते हैं? एज्रियल ने शून्य लोक का अध्ययन करने में कभी रुचि नहीं दिखाई थी। हालांकि यह एक वैकल्पिक पाठ था, फिर भी उसने इससे परहेज किया था। तो अब वह इतना आत्मविश्वासी क्यों था? एज्रियल की मुस्कान और चौड़ी हो गई। और कैसे? मैं तो पहले ही वहां जा चुका हूं। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सभी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। क्या वह हमारी शून्य राजधानियों में से एक के इतने करीब था? एलियाना को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन यह संभव था। एसआईसीवीसी अन्य शून्य राजधानियों से अलग थी। यह एकांत में स्थित थी जो जय क्षेत्रों से घिरी हुई थी। इस बात की बहुत कम, लगभग असंभव संभावना थी कि एज्रियल इसके आसपास रहा हो। लेकिन फिर उसने पूरी कोशिश क्यों नहीं की? जैसे कि वह उसके मन की बात पढ़ रहा हो। एज्रियल ने आगे कहा, डूबे हुए द्वीप पानी के नीचे एक अंतहीन समुद्र के बीच में स्थित हैं। यह उस स्थान को, जहां मैं था, शून्य राजधानी से अलग करता था जब तक कि मैं इसे पार न कर लूं। बेशक। उसकी बातें सुनकर एलियाना का दिल बैठ गया और बाकी सभी के चेहरे उदास हो गए। लेकिन एज्रियल बेफिक्र रहा और मुस्कुराता रहा। घर के इतने करीब होकर भी वापस न लौट पाने का एहसास कैसा रहा होगा? ये सब उस समुद्र की वजह से हुआ जो उसकी जान ले सकता था। दर्द हुआ। एलियाना को एहसास हुआ कि उसका बेटा एक समय वापस लौटने के कितना करीब था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। उनकी आंखें कहीं खोई हुई सी लग रही थीं,
मानो वे उन पलों को स्पष्ट रूप से याद कर रहे हों। एलियाना ने अपने होंठ काट लिए, वह उसे दिलासा देने में असमर्थ थी। मुझे उसे पहले डांटना नहीं चाहिए था। शायद उनसे बात करने का कोई बेहतर तरीका रहा होगा। फिर एज्रियल ने उसकी और दूसरों की ओर देखा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यह एक शून्य प्राणी है, विशेष रूप से वह जो समुद्र के उस हिस्से पर राज करता है जिसने बचाव दल पर हमला किया। हो सकता है कि उसने पिताजी के शून्य राजधानी वापस जाने का रास्ता भी नष्ट कर दिया हो। उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई और उसने आगे कहा, मैंने खुद उस बदतमीज को तारशकेल नाम दिया था। तारशकेल, मीरा ने सावधानी से दोहराया। कमरे में एक अशुभ अनुभूति छा गई। ये कितना मजबूत है। एज्रियल के अगले शब्दों ने इस बात की पुष्टि कर दी कि वे ऐसा क्यों महसूस कर रहे थे। पिछली बार मैं उसके करीब नहीं पहुंच पाया था, लेकिन बाल बाल मेरी जान चली गई थी। जो मैंने समझा उससे तो यही लगता है कि वह एक टाइटन है। एलियाना ने एक गहरी सांस ली, टाइटन का जिक्र सुनकर नहीं, बल्कि इस सोच से कि उसका बेटा लगभग एक टाइटन की वजह से मरते मरते बचा था। शायद उसकी चिंता को भांपते हुए एज्रियल ने उसे एक हल्की सी मुस्कान दी। चिंता मत करो माँ, टाइटन्स मुझे बहुत प्यार करते हैं। असल में उनमें से एक तो अभी मुझसे मिलने के लिए बेताब है। क्या उन्हें इस बात का एहसास था कि वे शब्द जरा भी आश्वस्त करने वाले नहीं थे? एज्रियल को उसके बिगड़ते मूड का एहसास नहीं हुआ। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, एलियाना ने धीमी आवाज में कहा, जिससे एज्रियल सहम गया। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। एक टाइटन उसका पीछा क्यों कर रहा है? उसे पूरा यकीन था कि इस बार वह झूठ नहीं बोल रहा है। एज्रियल ने अपना गला साफ किया, जिससे उनका ध्यान फिर से उसकी ओर आकर्षित हो गया। खैर, इसके अलावा तारशकेल से लड़ने से बचने का एक तरीका भी है। जैस्मीन ने उसकी ओर पलकें झपकाईं। जारी रखें। एज्रियल के होंठ फड़क उठे। नींद नहीं आ रही, खाना नहीं खा पा रही, मजे नहीं कर पा रही, है ना? खैर, तुम तारशकेल और उसके शासनकाल में बचे हुए दूसरे शून्य प्राणियों का सामना कर सकती हो। लेकिन मीरा, मुझे शक है कि अकेले तुम्हारा कोई खास मौका होगा। SICVC के ग्रैंड मास्टर को भी यहीं रहना होगा, इसलिए। जब उसने धीरे से कहा तो एलियाना की निगाहें उस पर टिक गईं। उसने स्थिर आवाज में एलियाना की ओर रुख किया। मुझे भी जाने दो। एलियाना के दिल की धड़कन रुकने के साथ ही कमरा सन्नाटे में डूब गया। कुछ क्षणों के लिए वह अपने बेटे को बस देखती रह गई, फिर अचानक उसका गुस्सा भड़क उठा। कदापि नहीं। उसकी आवाज दृढ़ और प्रभावशाली थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उससे बहस करने की। एज्रियल को छोड़कर। जवाब देते समय उनके होंठ उतने ही कोमल भाव से ऊपर की ओर मुड़ गए। माँ, मैं वहां जा चुकी हूँ। मुझे पता है कि तारशकेल से कैसे बचना है। मैं अपना बचाव खुद कर सकती हूँ। आप नहीं चाहती कि जैस्मिन को कुछ हो, और हमें ये भी नहीं पता कि पापा सुरक्षित हैं या नहीं। जितना ज्यादा हम इंतजार करेंगे, हालात उतने ही बिगड़ सकते हैं। अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश करते हुए एलियाना ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसका बेटा उस जगह की भयावहता से पहले ही एक बार बच चुका था। वह उसे वापस कैसे भेज सकती थी? मैं अपने दोनों बच्चों को उस बुरे सपने में नहीं भेज सकती, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद तो नहीं। एज्रियल ने सिर हिलाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। इस बार आप मुझे मजबूर नहीं कर रही हैं, माँ। मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ। मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। उसके लहजे में एक ऐसा आत्मविश्वास था जिसने एलियाना को झिझकने पर मजबूर कर दिया। वह सोचने लगी कि क्या वह सचमुच सिर्फ एक इंटरमीडिएट स्तर का छात्र है। नहीं, वह एक राजकुमार था। उसने खुद को ये बात याद दिलाई, जिससे उसकी घबराहट कुछ हद तक शांत हो गई। हो सकता है कि मैं खुद डूबे हुए द्वीपों में न गया हूं, लेकिन मैं वहां के पानी से अच्छी तरह वाकिफ हूं। मुझे कम से कम बीच तक पहुंचने का रास्ता तो पता है। और मुझे ये भी पक्का पता है कि तारशकेल से कैसे बचना है। मुझे जाने दो, और मैं वादा करता हूं कि मैं पिताजी और जैस्मीन दोनों को सुरक्षित वापस ले आऊंगा। एलियाना चुपचाप उसे देखती रही, एक माँ के रूप में अपनी सहज प्रवृत्ति और अपने बेटे पर अपने विश्वास के बीच फंसी हुई थी। अंत में उसने एक कड़वी मुस्कान दी। आज भी मैं एक दयनीय माँ हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास एक हफ्ता है। अगर तुम तब तक वापस नहीं आए तो मैं धरती के सारे संतों को तुम्हारे पीछे भेज दूंगा। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हें 1 घंटा या 1 दिन भी अतिरिक्त लगे। एज्रियल के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी, लेकिन इससे एलियाना ने संदेह भरी नज़रों से उसे घूरना शुरू कर दिया। क्या वह वाकई उस जगह लौटने के लिए इतना उत्सुक है जहां उसने 2 साल बिताए थे? जैस्मीन और मीरा ने असहज निगाहों से एक दूसरे को देखा। उनमें से कोई भी एज्रियल के वापस जाने के विचार से सहमत नहीं दिख रहा था। फिर भी
ये निर्विवाद था। अगर कोई बिना लड़ाई के किसी विशालकाय प्राणी से पार पाने का तरीका जानता था तो वह वही होगा। और शायद, बस शायद, जोखिमों के बावजूद यह अंततः सबसे सुरक्षित विकल्प था। मनुष्य ने हमेशा से जोखिम उठाए हैं, विशेषकर एजरियल, क्योंकि उसने शून्य काल कोठरी में पहले ही कई कारनामे कर दिखाए थे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एजरियल ने उन्हें आश्वस्त किया। मैं अकादमी के दोबारा शुरू होने से पहले वापस आ जाऊंगा। ओह, और एक बात और। एलियाना को थोड़ी सी निराशा हुई, क्योंकि उसे पहले से ही आभास हो गया था कि उसका अगला अनुरोध उसके धैर्य की परीक्षा लेगा। यह क्या है? उसे वाकई पछतावा हो रहा था कि उसने ये सवाल क्यों पूछा। मैं चाहता हूं कि नोल, लुमिन और येलेना हमारे साथ आएं। फटी हुई आसमानी चादर के नीचे क्रिम्सन एस्टेट का पिछवाड़ा दूर दूर तक फैला हुआ था। मैदान के चारों ओर ओक और ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ लगे हुए थे, जिनकी शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं और पूरी तरह से सजे धजे लॉन पर लंबी छाया डाल रही थीं। घास गहरे हरे रंग की थी, जंगली झाड़ियों से अछूती। बीच में संगमरमर का फव्वारा था, जिसमें पानी सहज चापों में बह रहा था, और उसकी स्थिर ध्वनि शांति का एहसास करा रही थी। बगीचे के किनारों पर गहरे लाल रंग के गुलाबों की कतारें लगी हुई थीं, और उसी पिछवाड़े में 3 लोग खड़े थे, लुमिन, येलेना और मीरा। लुमिन और येलेना ने गहरे लाल रंग की सैन्य वर्दी पहनी हुई थी, जो आश्चर्यजनक रूप से मीरा की वर्दी से मिलती जुलती थी। अंतर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने कंधों पर काले फर वाला कोट नहीं ओढ़ा हुआ था। दोनों पीठ सीधी करके खड़े थे। ग्रैंड मास्टर की उपस्थिति में वे स्पष्ट रूप से घबराए हुए थे। लुमिन ने घास पर नजर डाली और देखा कि घास की पत्तियां मीरा की ओर झुकी हुई प्रतीत हो रही थीं, मानो उसकी उपस्थिति मात्र से ही आकर्षित हो रही हों। हवा से हिलते हुए पेड़ भी उसकी दिशा में थोड़ा झुक गए। एक महान गुरु, ऐसा व्यक्ति जिसे अब इंसान नहीं माना जाता, लगभग एक देवता के समान। उसकी उपस्थिति का प्रभाव बहुत ही प्रभावशाली था, भले ही वह कुछ नहीं कर रही थी। उसके पास खड़े रहना ही घुटन भरा लग रहा था, जिससे लुमिन को अपनी निगाहें नीचे करने की इच्छा को दबाना पड़ रहा था। उसने येलेना की ओर देखा और उनकी निगाहें मिलीं। उसने उसे एक छोटी सी व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। कैडेट लुमिन, फ्रॉस्ट प्रिंसेस से ऊपर रैंक हासिल करके दूसरा स्थान पाने के लिए आप वाकई बेहद प्रतिभाशाली हैं। और कैडेट येलेना, आपने अपने पहले वर्ष में 6ठा स्थान प्राप्त किया। आप दोनों ने ही ऐसे कारनामे किए हैं जिन पर आपको गर्व होना चाहिए। कंकालों की भगदड़ से कैडेटों की रक्षा करने की बात तो दूर दूर तक फैल रही है। ऐसा प्रतीत होता था कि मीरा ने उन्हें शून्य प्राणियों की लड़ाई में महज जीवित बचे लोगों के बजाय अत्यधिक प्रतिभाशाली लोगों के रूप में देखने का फैसला कर लिया था। बेशक, ये बात समझ में आती है। उनके रिकॉर्ड की जांच करने पर भी उन्हें शून्य प्राणियों से लड़ने की कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मिलेगी। लुमिन और येलेना ने हैरानी भरी नज़रों का आदान प्रदान किया जब उन्होंने देखा कि मीरा के सामान्य गंभीर चेहरे के बावजूद उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। तुम हमारे बारे में जानते हो? लुमिन ने पूछा। मीरा ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। सभी उच्च अधिकारी आपके बारे में जानते हैं। चाहे आपको इसका एहसास हो या न हो, आप दोनों में मानवता के भविष्य के महान स्तंभों में से एक बनने की क्षमता है। आपके नाम पहले से ही सुप्रसिद्ध हैं। लुमिन ने घबरा कर घूंट भरा। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इतने बड़े नाम हमें देख रहे हैं। हालांकि, दोबारा सोचने पर, यह उतना आश्चर्यजनक नहीं था। हीरो अकादमी सर्वश्रेष्ठ कैडेटों को तैयार करने के लिए जानी जाती थी, और पहले वर्ष के शीर्ष 10 कैडेटों का ध्यान आकर्षित करना स्वाभाविक था। पब फ्यूचर एड्स। और मीरा की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, या कम से कम लुमिन को ऐसा ही लगा। ऐसा लग रहा था मानो हजारों सुइयां उसकी त्वचा में चुभ रही हों, जिससे उसके होंठ सूख रहे हों। ये तो स्वाभाविक ही है कि मैं आप दोनों के बारे में सब कुछ पता लगा लूंगी, खासकर इसलिए क्योंकि राजकुमार ने रानी की इच्छा के विरुद्ध जाकर आप दोनों को हमारे साथ शामिल किया। लुमिन चौंक कर पलकें झपकाईं और येलेना की ओर देखा। उसने अपना सिर थोड़ा सा हिलाया, वह भी उतनी ही उलझन में थी। उसने ऐसा किया, लेकिन क्यों? लुमिन को ये बात समझ में नहीं आई। CASC में भी एजरियल ने उन कारणों से उसका समर्थन किया था जिन्हें वह पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। उसने उसे कभी पागल या खतरनाक नहीं समझा। क्या वह वाकई इतना अच्छा इंसान है, या इसके पीछे कोई और कारण है? उसके मन में संदेह पैदा होने लगे। राजकुमार बचपन से ही दूसरों के करीब रहने वाले व्यक्ति नहीं रहे हैं, इसलिए यह आश्चर्य की बात है कि वह तुम दोनों की इतनी रक्षा कर रहे हैं, मीरा ने संदेह भरी निगाहों से कहा। लुमिन के पास कोई जवाब नहीं था। उन्हें यह भी समझ नहीं आया कि एजरियल ने उनकी मदद क्यों की। वह एक रहस्य था, उसके बारे में बहुत सी बातें समझ से परे थीं। येलेना ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ीं। क्या राजकुमार अज़रील के कोई दोस्त नहीं थे? क्या यही कारण है कि वह बहुत से लोगों के करीब नहीं हैं?
मीरा ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर आह भरी। अगर आप राजघराने से होते तो आपको पता होता कि सच्ची दोस्ती बनाना कितना मुश्किल होता है। लोग अपने स्वार्थ के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नहीं, ये वजह नहीं है। राजकुमार ने खुद को क्यों अलग कर लिया, यह कोई नहीं जानता। इसी वजह से अफवाहें फैलनी शुरू हुईं। अयोग्य राजकुमार, ये वह उपाधि थी जो अधिकांश लोगों ने उन्हें दी थी। वे उन्हें प्रतिभाहीन, शक्तिहीन राजकुमार के रूप में देखते थे। एक ऐसा राजकुमार जो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता था। कम से कम तब तक तो यही स्थिति थी जब तक वह मृत्यु के मुंह से वापस नहीं आ गया। चाहे जो भी हो, आप दोनों के विपरीत एसआईसीवीसी में प्रवेश करने के बाद कोई भी राजकुमार की बातों को हल्के में नहीं लेगा। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि वह राजघराने से है। शून्य लोक में अकेले 2 पूरे साल जीवित रहना ही सम्मान का पात्र है। राजकुमार होना तो बस एक अतिरिक्त लाभ है। उसने लुमिन और येलेना को इतनी तीव्रता से देखा कि लुमिन को लगा कि वह उनसे नजरें नहीं हटा सकता। एक बार जब आप शून्य लोक में प्रवेश कर लेंगे तो आपकी उम्र मायने नहीं रखेगी। कोई भी आपको बच्चा नहीं समझेगा। उस पल से आप वयस्क हो जाएंगे बशर्ते आप जीवित रहें। इसलिए पूरी कोशिश करें कि आप ये साबित कर सकें कि राजकुमार आप दोनों को अपने साथ रखने के लिए इतने दृढ़ क्यों थे। ये सिद्ध करें कि आप यहाँ के हैं। लुमिन को अपनी उंगलियों में ठंडक का एहसास हुआ। पब फ्यूचर एड्स, शून्य क्षेत्र। अब भी यह विश्वास करना मुश्किल था कि वे सचमुच वहां जा रहे हैं। हाँ, वह और येलेना पहले भी वहां जा चुके थे, लेकिन ऐसा केवल सिस्टम के मिशनों के कारण ही हुआ था। जिन जगहों पर वे गए थे वे बस ऐसे ही बेतरतीब इलाके थे जहां शून्य प्राणियों से लड़ना पड़ता था। लेकिन इस बार बात अलग थी। उसे शून्य लोक की असली भयावहता का सामना करना था। वे वयस्क हो जाएंगे। उम्र का अब कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कोई भी उन्हें बच्चों के रूप में नहीं देखेगा। लुमिन ने एक धीमी, कांपती हुई सांस छोड़ी, जबकि येलेना ने नीचे की ओर देखा, जो स्पष्ट रूप से घबराई हुई थी। हालांकि उन्होंने जाने का फैसला कर लिया था, फिर भी उस फैसले का बोझ उन पर भारी था। अचानक लुमिन की नज़र किसी चीज़ पर पड़ी, घर के पिछवाड़े की एक दीवार पर। उसमें डेंट लग रहे थे, मानव आकृति का गड्ढा। क्या वहां किसी का एक्सीडेंट हुआ था? उसके विचारों में तभी खलल पड़ा जब उसके पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। मीरा ने उन दोनों को देखना बंद कर दिया और झुककर अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी अपनी छाती पर पटकी। मेरे राजकुमार। चौंककर लुमिन और येलेना ने मुड़कर देखा तो एज्रियल उनकी ओर आ रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उनकी ही तरह उसने भी गहरे लाल रंग की सैन्य वर्दी पहनी हुई थी, लेकिन उसकी वर्दी पर मीरा की तरह ही काले रंग का फर वाला कोट था। उसके पीछे बाईं ओर अमाया चल रही थी और दाईं ओर नोल था। हालांकि केवल अमाया के पास ही काला फर वाला कोट था, नोल को ऐसा लग रहा था जैसे उसे छोड़ दिया गया हो, जिससे वह निराश था। एज्रियल उनके सामने रुक गया और मीरा की आंखों में देखने से पहले उसने संक्षेप में चारों ओर नजर डाली। लेडी मीरा, क्या मेरी बहन अभी तक नहीं आई है? मीरा ने अपना सिर हिलाया। महारानी किसी भी क्षण यहाँ पहुँच जाएंगी, मेरे राजकुमार। एज्रियल ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी। खैर, लड़कियां मेकअप करने में काफ़ी समय लेती हैं। लुमिन और येलेना ने उसकी टिप्पणी पर पलकें झपकाईं। येलेना के चेहरे पर हल्की सी लालिमा छा गई और उसने फिर से नीचे देख लिया। वह सचमुच ऐसे व्यवहार करता है जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं है। एज्रियल के शांत व्यवहार को देखते हुए लुमिन ने सोचा। उनकी निगाहें मिलीं और एज्रियल की मुस्कान फीकी पड़ गई क्योंकि उसने अधिक गंभीर स्वर में बात की। क्या आपने पत्र लिख दिए हैं? येलेना ने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर भाव विभोरता थी, जबकि लुमिन ने अपने होंठ दबाए। दोनों ने सिर हिलाया। हाँ, लुमिन ने कहा, आपकी इच्छानुसार हमने उन्हें एक नौकरानी को दे दिया। एज्रियल ने सिर हिलाया और माहौल गंभीर हो गया। ये पत्र उनके माता पिता के लिए थे, एक एहतियाती उपाय जिस पर एज्रियल ने शून्य क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले जोर दिया था। वे अभी भी यहाँ बच्चे ही थे, अभी तक शून्य लोक में नहीं पहुँचे थे, लेकिन माता पिता हमेशा अपने बच्चों को बच्चों के रूप में ही देखते हैं। एज्रियल उन्हें तब तक नहीं ले जाएगा जब तक कि वे कुछ पीछे न छोड़ दें, अगर सबसे बुरा हो जाए तो। लुमिन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वे पत्र कभी उन तक न पहुंचें। एज्रियल के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आए, इस बार और भी अधिक चमकदार, जब उसने दोनों के कंधों पर हाथ रखा। शांत रहने की कोशिश करो। तनाव और घबराहट से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। और चिंता मत करो, तुम्हारे माता पिता को वो चिट्ठियां पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम क्रिम्सन प्रिंसेस, एक ग्रैंड मास्टर, एक मास्टर रैंक की मेड, एक सिल्वर ब्लड डेविल और, जाहिर है, सबसे अच्छी बात, मेरे साथ जा रही हो। उसकी बातों पर नोल का चेहरा हास्यास्पद रूप से काला पड़ गया, जिससे लुमिन और येलेना ने एक साथ एक कदम पीछे हट गईं। मेरे राजकुमार, आपको भी कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा कि चीज़ों को अधिक गंभीरता से लें।
अमाया ने पीछे से डांट लगाई और मीरा ने सहमति में सिर हिलाया। लेडी अमाया सही कह रही हैं मेरे राजकुमार, हम किसी अनजान जगह जा रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, मीरा ने आगे कहा। एज्रियल के होंठ हल्के से फड़क उठे जब उसने उन दोनों के बीच देखा। वह अब भी मुस्कुरा रहा था, हालांकि उसकी आंखों में अब उतनी खुशी नहीं थी। क्या आपके सामाजिक कौशल इतने खराब हो गए हैं? दोनों महिलाओं ने आंखें चौड़ी कर लीं और जल्दी से माफी मांगी। ओह, लुमिन को थोड़ा आश्चर्य हुआ और उसे यह बात समझ में आ गई। वह तो बस माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहा था, है ना? एज्रियल ने शायद महसूस कर लिया था कि हर कोई कितना घबराया हुआ था। हालांकि वह इसमें माहिर नहीं था, लेकिन कम से कम वह तनाव को कम करने की कोशिश तो कर रहा था। लुमिन और येलेना दोनों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। धन्यवाद, लुमिन ने धीरे से कहा। एज्रियल ने उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। बिल्कुल, लुमिन के मन में बहुत कुछ पूछने की इच्छा थी, बहुत सी चीज़ों के बारे में वह उत्सुक था, लेकिन अभी समय नहीं था। शायद इन सब के बाद उसे एक मौका मिल जाए। यह एक अनमोल अवसर है और मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दे सकता। येलेना की ओर देखते हुए दोनों ने नए दृढ़ संकल्प के साथ सिर हिलाया। फिर बगल से एक आवाज आई, मैं देख रहा हूं कि सब लोग यहाँ हैं। जैस्मीन भी आ गई थी, उसने भी एज्रियल की तरह ही कपड़े पहने हुए थे। तुम्हें बहुत समय लग गया, जैस्मीन ने आह भरी। माँ से भागने वाली तुम हो, मैं नहीं। खैर, समय बर्बाद न करें। लेडी मीरा, आप पहले से ही SICVC में कार्यरत हैं, इसलिए अगर आप चाहें तो। जी हाँ महाराज, मीरा ने सिर हिलाया और सभी लोग कुछ कदम पीछे हट गए। फिर मीरा के पैरों के नीचे एक सफ़ेद क्रॉस दिखाई दिया। हवा जोर से गरज रही थी, उनके बालों को तेजी से उड़ा रही थी और लुमिन की सांस गले में अटक गई थी। वह महसूस कर सकता था कि माना शक्ति एक स्थान पर एकत्रित हो रही है और मीरा की ओर खींच रही है। हालांकि वह इसे देख नहीं सकता था, लेकिन वह इसे महसूस कर सकता था। उसकी हृदय गति तेज हो गई। लुमिन ने आंखें सिकुड़ीं। मीरा के फैले हुए हाथ के सामने एक छोटा सा काला छेद बनने लगा, जो पहले तो लगभग अदृश्य था। लेकिन वह बढ़ता गया और बढ़ता ही गया, जब तक कि लुमिन का चेहरा पीला नहीं पड़ गया। उसने वास्तव में एक शून्य दरार पैदा कर दी। उनके ठीक सामने अंधेरे का एक घूमता हुआ पिंड था, एक ऐसा पोर्टल जो हवा को खींच रहा था, जिससे उनके आसपास की घास और पेड़ बेतहाशा हिल रहे थे। किसी न किसी तरह लुमिन को पता था कि मीरा उन्हें अंदर खींचे जाने से बचा रही है। फिर वह उनकी ओर मुड़ी। चल दर। लुमिन ने पलकें झपकाईं जब उसने खुद को एक अलग ही दुनिया में पाया, और वास्तव में यह एक अलग ही दुनिया थी। वह उस स्थान के केंद्र में खड़ा था जो देखने में SICVC प्रतीत होता था। उसके चारों ओर विशाल इमारतें थीं, जिनके पत्थर घिसकर टूट चुके थे। बेल और जंगली जड़ें दरारों से होकर रेंगती हुई पत्थर की संरचना को पुनः अपने कब्जे में ले रही थीं, जैसे जैसे प्रकृति धीरे धीरे अपना रास्ता वापस बना रही थी। हवा में नम मिट्टी और सड़ती हुई लकड़ी की गंध फैली हुई थी। लाल और काले रंग की वर्दी पहने सैनिक तेजी से आगे बढ़े, मानो पूरी खाली राजधानी में अराजकता फैल गई हो, और वास्तव में ऐसा ही हुआ था। वे हड़बड़ी में आगे बढ़े, उनके बूट मिट्टी के फर्श पर चरमराते हुए आवाज कर रहे थे और धूल के छोटे छोटे बादल उड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो लुमिन समय में पीछे चली गई हो और बिना किसी तकनीकी संकेत के सब कुछ घटित होते हुए देख रही हो। उस खाली राजधानी के चारों ओर वह उसका आकार निर्धारित नहीं कर सका, लेकिन वह उसकी दीवारों के बाहर अनगिनत पेड़ देख सकता था, इतने ऊंचे पेड़ कि वह ये नहीं बता सकता था कि वे कहाँ समाप्त होते हैं। फिर भी उसने ऊपर देखने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह बेहतर जानता था। किसी भी चीज़ को बहुत देर तक मत देखो। पूरी राजधानी एक खंडहर शहर जैसी लग रही थी, जो एक लंबे समय पहले की सभ्यता के अवशेष मात्र थे। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि उसके आसपास सुरक्षा का कोई नामोनिशान नहीं था। अगर शून्य प्राणी हमला कर दे तो क्या होगा? क्या ये सैनिक सचमुच उन्हें यहाँ आने देंगे? किसी भी प्रकार की कोई बाधा या बचाव नहीं। ये हास्यास्पद था। लुमिन ने अविश्वास और दया भाव से चारों ओर देखा। कमांडर मीरा, मेरे राजकुमार, मेरी राजकुमारी, यदि आप मेरे साथ आएंगे तो बाकी लोग पहले से ही बैठक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक आवाज ने उनके विचारों को भंग कर दिया। यह उनके सामने खड़े एक आदमी की आवाज थी। उसके बाल और दाढ़ी दोनों ही भूरे रंग के थे, उसकी काली आंखें उसके चेहरे पर पड़ी झुर्रियों के बीच गहराई से धंसी हुई थीं, और उसने गहरे लाल रंग की सैन्य वर्दी पहन रखी थी। बोलते समय उन्होंने एज्रियल और जैस्मीन को आदरपूर्वक प्रणाम किया। वे लोग वहां घूमने फिरने के लिए नहीं आए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी ने भी मना नहीं किया या आपत्ति नहीं जताई। मीरा ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गई, बाकी लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे। लुमिन ने अपनी भौहें सिकोड़ीं। क्या हर खाली राजधानी ऐसी ही दिखती है?
अगर ऐसा है तो उन्हें वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा की चिंता सता रही थी। अधिकांश मनुष्य ऐसा नहीं करते थे, लेकिन कुछ शून्य राजधानियों में रहते थे, मुख्य रूप से वे शक्तियां जो शून्य क्षेत्र को जीतने का प्रयास कर रही थीं। पब फ्यूचर एड्स, ये तो डरावना ही होगा। चलते समय समूह में सन्नाटा छा गया, वातावरण गंभीर हो गया। सैनिकों की घबराहट के कारण बातचीत शुरू करना असंभव हो गया था। अंततः सैनिक रुक गया, और विशाल काले तंबू के सामने पहुंचते ही बाकी सभी लोग भी रुक गए। प्रवेश द्वार पर 2 अन्य सैनिक पहरा दे रहे थे, एक काले रंग की वर्दी में, दूसरा गहरे लाल रंग की वर्दी में। पहले सैनिक ने मुड़कर थोड़ा झुककर अभिवादन किया। दुर्भाग्यवश मेरे पास आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है। अंततः पहली बार उस बूढ़े व्यक्ति ने नोल, लुमिन और येलेना की ओर देखा। अगर वे तीनों बैठक में आपके साथ शामिल नहीं होने वाले हैं तो वे इमारत के किसी एक कमरे में आराम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि तीनों में से कोई जवाब दे पाता, एज्रियल आगे बढ़ गया। मैं आपके विचार की सराहना करता हूं, लेकिन ये तीनों हमारे साथ हैं और बैठक में भी शामिल होंगे। बूढ़े व्यक्ति ने दोबारा झुकने से पहले कुछ सेकंड तक एज्रियल को ध्यान से देखा। जैसा आप चाहें मेरे राजकुमार। इतना कहकर वह एक तरफ हट गया, और प्रवेश द्वार पर तैनात सैनिकों ने भी उसका अनुसरण किया, जिससे उन्हें अंदर जाने की अनुमति मिल गई। लुमिन ने गहरी सांस ली और मीरा और अन्य लोगों के पीछे पीछे अंदर चली गई। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही लुमिन ने अंदर कदम रखा, उसे लगा कि उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए हैं। जब उसने चौड़ी आंखों से चारों ओर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में एक विशाल लकड़ी की गोल मेज रखी थी, और उस पर एक नक्शा फैला हुआ था, जिसमें उनके आसपास के वातावरण का एक मोटा मोटा खाका जैसा चित्र दिखाई दे रहा था। लेकिन यही वह बात नहीं थी जिसने उसे सतर्क किया। नहीं, वे पुरुष थे। लकड़ी की मेज के पीछे बैठे लोग ल्यूमिन और बाकी लोगों को ध्यान से देख रहे थे। उनकी उपस्थिति बहुत प्रभावशाली थी, न केवल उनकी, बल्कि बैठे हुए पुरुषों और महिलाओं के पीछे खड़े अन्य लोगों की भी। सनकेन आइलैंड्स के ये सभी युद्ध अनुभवी दिग्गज तंबू में भर गए और अपनी आभा बिखेरने में जरा भी संकोच नहीं किया। लुमिन और येलेना ने एक दूसरे की ओर देखा और खुद को संभालने की कोशिश करते हुए उनके चेहरे के भाव सख्त हो गए। अगले ही पल कुर्सियां चरमरा उठी, क्योंकि सभी लोग तुरंत खड़े हो गए, झुककर और अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी को अपनी छाती पर पटककर एज्रियल और जैस्मीन का अभिवादन किया। प्रत्येक व्यक्ति से निकलने वाली आभा एक दूसरे से टकराए और फिर पीछे हट गई, मानो यह महज एक सपना रहा हो। पब फ्यूचर एड्स। लुमिन ने घबरा कर घूंट भरा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह भेड़ियों के बीच एक भेड़ की तरह बेमेल हो। और अगर इन भेड़ियों में कोई नेता था तो वह निश्चित रूप से लकड़ी की मेज के दूसरी तरफ खड़ा आदमी था। उन्होंने उनका अध्ययन किया, एक ग्रैंड मास्टर की तरह, बिल्कुल मीरा की तरह। उस व्यक्ति के छोटे काले बाल थे और उसने गहरे लाल रंग की सैन्य वर्दी के साथ काले फर से बना कोट पहन रखा था। दरअसल बैठे हुए सभी पुरुषों और महिलाओं ने एक जैसे कोट पहन रखे थे, जबकि खड़े हुए लोगों के कोट अलग अलग थे। लेकिन यह आदमी, वह मीरा की तरह ही बेहद प्रभावशाली था। उसके दाहिने गाल पर एक निशान था और उसकी बाईं आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। उनके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी और उनका शरीर उम्मीद से ज्यादा दुबला था। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। एक पल के लिए लुमिन का संकल्प डगमगा गया, क्योंकि उसने सोचा कि वह किस मुसीबत में फंस गया है, लेकिन उसने तुरंत मन ही मन अपना सिर हिला दिया। यह एक अवसर था, मजबूत बनने का अवसर, और अगर किसी संयोग से उसकी मुलाकात क्रिम्सन किंग से हो जाए तो वह इस मौके को गंवाना नहीं चाहेगा। ग्रैंडमास्टर अमोन, आपको स्वस्थ देखकर खुशी हुई। अमोन के नाम से जाने जाने वाले ग्रैंडमास्टर ने बोलते समय हल्की सी मुस्कान दी। उनकी आवाज में कोई गर्मजोशी नहीं थी। कमांडर मीरा, ये देखकर बहुत खुशी हुई कि जोकिन रेड किट्टी बहुत अच्छा कर रहा है। पल भर में हवा जम गई। लुमिन का चेहरा पीला पड़ गया। किटी, उसने राजा जोकिन को इतनी सहजता से बुलाया, और क्रिम्सन आर्मी के कमांडर को अपना पालतू जानवर। इससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात यह थी कि यह आदमी उसी सेना का सदस्य था। रुको, आखिर इस आदमी का पद क्या है? उसे घुटन महसूस हो रही थी। अमोन और मीरा एक दूसरे को घूरते रहे, और जैसे जैसे सब कांपते गए, हवा और ठंडी होती गई। लुमिन ने जैस्मीन की ओर देखा, जो एमोन को कठोर भाव से देख रही थी, और जब वह एज्रियल की ओर मुड़ी तो उसने एक भावहीन चेहरा देखा जिसके होंठ फड़क रहे थे, कांप रहे थे, और फिर छी, हा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे शून्य लोक में ऐसा संदर्भ सुनने को मिलेगा। एज्रियल जोर से हंस पड़ा। सभी की निगाहें उसकी ओर घूम गईं। उनके चेहरों पर घोर हैरानी और भ्रम का मिला-जुला भाव साफ दिखाई दे रहा था। एज्रियल हंस पड़ा। अपनी हंसी को दबाने की कोशिश करते हुए उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे। फिर तंबू में एक और जोरदार हंसी गूंज उठी।
सभी की निगाहें अमोन की ओर मुड़ गईं, जो एजरियल को देखकर चौड़ी मुस्कान बिखेर रहा था। बवाहा, आपसे यही उम्मीद थी मेरे राजकुमार, मुझे पता था कि आप ये बात समझ जाएंगे। संदर्भ कोई किताब। ऐसा लग रहा था मानो लुमिन इसे समझ ही नहीं पा रही थी। उन दोनों के अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता था, जो शायद किसी किताब का हवाला दे रहे होंगे। मीरा ने अमोन को घूर कर देखा। मेरा अपमान करना एक बात है, लेकिन राजा के बारे में लापरवाही से बात करना ऐसी बात है जो आप यूं ही नहीं कर सकते, ग्रैंड मास्टर एमोन। लेकिन अमोन ने केवल उपहास उड़ाया। तुम और तुम्हारी वफादारी, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हें तलवार चलाना किसने सिखाया था, और उस लाल रंग के बदमाश को भी भूल गए हो जिसके प्रति तुमने अपनी जान की कसम खाई थी। लुमिन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये क्या, उसकी उम्र कितनी है कि उसने राजा जोकिन और लेडी मीरा को तलवार चलाना सिखाया? अमोन की उम्र देखने में कम से कम 40 के आसपास लग रही थी। फिर अमोन ने जोर से सांस छोड़ी। बस बहुत हो गया, चलिए सब बैठ जाए, हमें बहुत कुछ चर्चा करनी है। बैठे हुए पुरुष और महिलाएं अपनी कुर्सियों पर वापस लौट गए तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई। लुमिन के सामने की खाली सीटों पर जैस्मीन बैठी थी, उसके दाहिनी ओर एजरियल और बाईं ओर लेडी मीरा बैठी थीं। अमाया एजरियल के दाहिनी ओर बैठी थी, जबकि नोल उसके पीछे खड़ा था। लुमिन और येलेना ने एक दूसरे की ओर देखा, ये समझते हुए कि उन्हें भी बैठने के बजाय खड़े रहना होगा। वे किनारे हट गए और सभी को ठीक से देखने के लिए थोड़ा पीछे खड़े हो गए, फिर भी एजरियल और जैस्मीन के काफ़ी करीब थे। ग्रैंड मास्टर अमोन, आपने ही मेरे पिता को तलवार चलाना सिखाया था, है ना? यकीनन आपके पास मेरी बहन और मेरे लिए कुछ दिलचस्प कहानियां होंगी। एजरियल और जैस्मीन ने एमोन की ओर देखा, जिसने उनकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया। जैस्मीन ने बहुत कम भावनाएं दिखाईं, लेकिन लुमिन ने उसकी आंखों में जिज्ञासा देखी, वह भी जानना चाहती थी। अमोन ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा, ओह, कहानियां, मेरे पास तुम्हारे पिता की बहुत सारी कहानियां हैं। चलो एक सौदा करते हैं, मैं तुम्हारे पिता के बारे में जीवन भर की डरावनी कहानियां सुनाऊंगा, और बदले में। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम मुझे कुछ ऐसी कहानियां सुनाओ कि तुमने अकेले ही शून्य लोक में कैसे जीवित रहने का संघर्ष किया। माहौल में तुरंत फिर से तनाव छा गया, और एजरियल और एमोन के बीच मौजूद सभी लोग असहज महसूस कर रहे थे। लेकिन एजरियल मुस्कुराया। लगता है हमारा सौदा हो गया है। अमोन ने सिर हिलाते हुए प्रसन्नता से फिर से हंसा। हालांकि जैस्मीन ने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़कर एजरियल की ओर देखा और फिर अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। ल्यूमिन ने वहां मौजूद अन्य लोगों पर नजर डाली और वर्ल्ड कैपिटल पहुंचने के बाद से एक अजीब बात देखी। यहाँ दो अलग अलग सेनाएं थीं, एक सरकार की, जो काली वर्दी में थी, और दूसरी क्रिम्सन क्लैन की, जो गहरे लाल रंग की वर्दी में थी। यहाँ तक कि कुछ लोग काले कपड़े पहने हुए भी मेज पर बैठे थे। तो चलिए, अब समय बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक से शुरुआत करते हैं, क्या कहते हैं? फिर मानो किसी ने स्विच बंद कर दिया हो, हवा अचानक ठंडी हो गई। अमोन की मुस्कान गायब हो गई, उसका चेहरा सख्त हो गया, मानो उसकी पहले की हंसी और गर्मजोशी सब एक दिखावा थी। लुमिन अवाक रह गई। सिर्फ वही नहीं, बल्कि हर किसी के चेहरे के भाव बदल गए। एजरियल और एमोन द्वारा निर्मित प्रकाशमय वातावरण पल भर में गायब हो गया। जब लुमिन ने एजरियल की ओर देखा, तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि एजरियल का चेहरा सबसे उदासीन लग रहा था। लुमिन अकेली नहीं थी जिसने यह बात नोटिस की। कई लोगों ने राजकुमार की ओर देखा, उनके भाव आश्चर्य और बेचैनी के मिले जुले थे। उनके सबसे करीब मौजूद लोग असहज महसूस करने लगे, जबकि अन्य लोग उत्सुकता से देख रहे थे। ये भयावह था। जिस तरह से उसने कोई भावना नहीं दिखाई, उसका चेहरा भावहीन था, मानो उसके पास देने के लिए कोई भावना ही न हो। उन लाल आंखों में नहीं, उस चेहरे पर नहीं। लुमिन को ये दूसरों की तुलना में अस्वाभाविक लगा। अभी तक कुछ पल के लिए अमोन के चेहरे पर जिज्ञासा झलकती रही, फिर उसका भाव गंभीर हो गया। उसने जैस्मीन की ओर ध्यान दिया और उसे गंभीरता से देखते हुए एजरियल को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। इससे पहले कि अमोन कुछ बोल पाता, जैस्मीन की ठंडी आवाज ने तनाव को चीर दिया। शुरू करने से पहले ग्रैंड मास्टर एमोन, सरकारी अधिकारी यहाँ क्रिम्सन क्षेत्र में और इस बैठक में क्यों उपस्थित हैं? महाराज, यह अभी आपके बर्बर कबीले की भूमि नहीं है। जब तक डूबे हुए द्वीप पूरी तरह से आपके नहीं हो जाते, तब तक नहीं। और यह शून्य राजधानी के रूप में भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसे अभी भी आपके कबीले द्वारा बनाया और चिन्हित किया जाना बाकी है। काली वर्दी पहने एक व्यक्ति ने बोलते समय जैस्मीन को घूर कर देखा। धुंधली रोशनी में उसका गंजा सिर चमक रहा था। वह उसे गुस्से से देख रहा था, लेकिन जैस्मीन जरा भी नहीं हिली। इसके बजाय उसने अपनी बाहें ऊपर उठाईं और अपना संयम बनाए रखा। क्या सच में?
खैर, मुझे समझ आता है कि तुम सरकारी कुत्ते मेरे पिता की आड़ में छिपकर चुपके से उनकी पीठ पीछे भौंकते हुए हमारी भावी शून्य राजधानी में सैर का आनंद ले रहे होगे। लेकिन तुम इस बैठक में क्यों हो? क्या तुम्हें अभी से अपने मालिक की याद आ रही है? जैस्मीन के होठों से निकले भद्दे शब्दों को सुनकर लुमिन को थोड़ी झिझक हुई, फिर भी उसने शांत भाव से उस गंजे आदमी की ओर देखा और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था मानो उसने जो कहा वह बिल्कुल सामान्य बात थी। क्रिम्सन क्लैन और सरकार के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं। यह ऐसी चीज थी जिसे कोई भी देख सकता था। क्या हर महान वंश के साथ ऐसा ही होता है? जैसे ही लुमिन के मन में पछतावा गहराने लगा, उसका चेहरा उदास हो गया। उसने अकादमी में मिले अवसरों को गंवा दिया था। अकादमी में विशाल पुस्तकालय थे जो ज्ञान से भरे हुए थे और जिन्हें उसे अवश्य प्राप्त करना चाहिए था। साथ ही वे प्रोफेसर और प्रभावशाली व्यक्ति भी थे जो हमेशा उसकी पहुंच में थे। उसे और अधिक सीखना चाहिए था। अरे, उसका एक दोस्त तो राजकुमार था जो इस सब को पूरी तरह से तटस्थ भाव से देख रहा था। गंजे आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने दांत भींचते हुए जैस्मीन को घूर कर देखा। लेकिन अंत में उसने अपनी जीभ से एक आवाज़ निकाली और अपनी निगाहें वापस अमोन की ओर घुमा लीं, जो बिना किसी हलचल के सब कुछ देख रहा था। उनमें से किसी ने कुछ नहीं किया। जैसा कि सर कोल ने कहा, महाराज, ये सरकारी अधिकारी महामहिम के डूबे हुए द्वीपों की खोज के लिए रवाना होने से पहले ही यहाँ मौजूद थे। उन्होंने इन्हें इच्छानुसार रहने की अनुमति दी थी। बचाव दल में भी उन्हीं के लोग शामिल थे, इसलिए उनके नुकसान को देखते हुए उनका इस बैठक में होना स्वाभाविक है। पब फ्यूचर एड्स। जैस्मीन ने अमोन की व्याख्या पर सहमति में सिर हिलाया। अमोन ने अपना गला साफ किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी का ध्यान उसकी ओर है, और फिर उसने अपनी बात जारी रखी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजा डूबे हुए द्वीपों की खोज में गए थे। उनसे और हमारे द्वारा भेजे गए बचाव दल से हमारा संपर्क पूरी तरह टूट गया है। हमारा मानना है कि किसी शून्य प्राणी ने उन पर हमला किया और सभी को मार डाला। राजा की बात करें तो उन्हें जानते हुए वे संभवतः ठीक ही होंगे। उनके अभी भी वहां होने का एकमात्र कारण ये हो सकता है कि या तो उन्हें संपर्क टूटने के बारे में पता नहीं है या उन्हें इसकी परवाह नहीं है, या ... वहां कोई ऐसी चीज है जो उन्हें रोके हुए है। उसकी बात सुनकर जैस्मीन ने सिर हिलाया, जबकि बाकी लोग गंभीर दिख रहे थे। जोकिन के लिए किसी को कोई चिंता नहीं थी, कम से कम उन्होंने खुद को यही विश्वास दिलाया था। आखिरकार, अगर महान राजाओं में से कोई सचमुच खतरे में होता तो इसका मतलब आपदा होता, खासकर इसलिए कि वह तीसरी शून्य पीढ़ी का था जो भयावह दूसरी शून्य पीढ़ी की संतान थी। सभी के लिए यह मान लेना आसान था कि जोकिन बस एक जटिल परिस्थिति में फंस गया था, लेकिन अन्यथा वह सुरक्षित था। जैस्मीन के बगल में बैठी मीरा ने धीरे से कहा, ये सब परिकल्पनाएं हैं, जिस पर अमोन ने सिर हिलाकर सहमति जताई। मैं खुद चला जाता, लेकिन राजा ने मुझे यहीं रहने का आदेश दिया। अगर मैं शून्य राजधानी के निर्माण के दौरान चला जाता तो मौके की तलाश में बैठे हुए दुष्ट जीव सब कुछ जलाकर राख कर देते। जैस्मीन ने थोड़ा सा भौहें से कुढ़ी, जबकि लुमिन ने अपने चेहरे के भावों को तटस्थ रखने की पूरी कोशिश की। लेकिन भीतर ही भीतर उसके सीने में एक गहरा डर उमड़ रहा था। वह कुछ छुपा रहा है। अमोन बहुत अस्पष्ट बातें कर रहा था। आपने इन खंडहरों के ऊपर SICVC बनाने का फैसला क्यों किया? जैस्मीन ने संदेह भरे लहजे में पूछा। अमोन ने जवाब देने से पहले हिचकिचाया। ये राजा का आदेश था। इससे आगे मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जैस्मीन ने अनिच्छा से सहमति जताते हुए सिर हिलाकर आह भरी। उन सभी का ध्यान अपने सामने फैले हुए नक्शे पर केंद्रित हो गया। यह नक्शा मोटे तौर पर बनाया गया था, जिसमें कोई खास विवरण नहीं था, और 3 काले एक्स के निशान प्रमुख स्थानों को चिन्हित कर रहे थे। ल्यूमिन ने अनुमान लगाया कि पहला एक्स SICVC का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा समुद्र का, और मध्य के करीब स्थित अंतिम एक्स डूबे हुए द्वीपों के स्थान को दर्शाता है। वे 3 एक्स, एक वह जगह है जहां राजा है, दूसरा वह जगह है जहां एक शून्य प्राणी ने बचाव दल का सफाया कर दिया, और तीसरा हम हैं जो SICVC में हैं। अमोन खड़ा हो गया। आगे की ओर झुकते हुए उसने दोनों हाथों को मेज पर टिका दिया और नक्शे का अध्ययन करने लगा। उसने पहले एक्स की ओर इशारा किया, फिर बीच वाले एक्स की ओर रेखा खींची। पहला एक्स SICVC है। हमारे आसपास का इलाका, जो समुद्र की ओर जाता है, ज़्यादातर शून्य प्राणियों से साफ हो चुका है, इसलिए यह अपेक्षाकृत सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन असली समस्या आखिरी एक्स तक पहुंचने की है, जहां डूबे हुए द्वीप हैं। जैस्मीन के चेहरे पर उदासी छा गई। डूबे हुए द्वीप पानी के नीचे हैं। उन पानी को पार करना ही जानलेवा है, लेकिन उनके नीचे जाना, मुझे संदेह है कि कोई वापस लौटेगा। डूबे हुए द्वीपों तक पहुंचने और राजा को खोजने का एक मिशन, लेकिन इसकी खबर किसी भी कीमत पर पृथ्वी तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी। और उनकी संख्या सीमित थी।
अन्य ग्रैंडमास्टर और संत या तो अपने स्वयं के खतरनाक अभियानों पर थे, या उन्हें डूबे हुए द्वीपों से जुड़े किसी अन्य अभियान के बारे में सूचित करने में बहुत समय लग जाता। पब फ्यूचर एड्स। अन्य महान वंश भी इस तरह की खबर पर शायद अच्छी प्रतिक्रिया न दें। ये भी आश्चर्य की बात थी कि सरकारी अधिकारियों ने अभी तक राजा की संलिप्तता की सूचना नहीं दी थी। बहुत सी बातें गुप्त रखी जा रही थीं। एक बार फिर लुमिन को यह एहसास सताने लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। क्या ये सारा जोखिम वास्तव में आवश्यक है? रहस्यों को छुपाने के लिए मानव जीवन की कीमत, क्या ये वाकई इसके लायक था? एक बार फिर जब लुमिन ने अपने आसपास के लोगों को देखा तो ऐसा लगा मानो उन्हें मृतकों की कोई परवाह ही न हो। नहीं, वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यहाँ कोई भी व्यक्ति मृतकों के लिए एक भी आंसू बहा रहा हो। जैस्मीन की आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। हो सकता है कि समुद्र में मौजूद शून्य प्राणियों से लड़े बिना डूबे हुए द्वीपों तक पहुंचने का कोई रास्ता हो। अमोन की भौहें जिज्ञासा से ऊपर उठ गईं और उसने सिर हिलाया। मैं सुन रहा हूँ महाराज, जैस्मीन ने धीरे से गुनगुनाया, फिर अपनी नज़र एज्रियल की ओर घुमाई। मानो इशारा मिलते ही बाकी सबने भी ऐसा ही किया, लेकिन एज्रियल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह सीधा बैठा रहा, उदासीन भाव से, उसकी आंखें नक्शे पर टिकी हुई थीं। अंततः उसने अपनी निगाहें ऊपर उठाईं, पहले जैस्मीन की आंखों से मिली, फिर दूसरों पर नजर डाली और अंत में अमोन पर आकर टिक गईं। जब तक हमारे पास कोई संत न हो, या कम से कम 2 और ग्रैंड मास्टर न हो, या जीवित सबसे कुशल उस्तादों की एक पलटन न हो, तब तक डूबे हुए सागर को पार करना हम सभी को मार डालेगा। लुमिन ने घबराकर सांस ली, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। एज्रियल की आवाज़, वह अजीब तरह से शांत थी, उसमें न तो गर्माहट थी और न ही ठंडक। इससे उसे कुछ महसूस हुआ, एक बेचैनी जिसे वह ठीक से समझा नहीं पा रहा था। और ऐसा क्यों है मेरे राजकुमार? इमोन ने पूछा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला था, हालांकि उसकी निगाहें एज्रियल पर टिकते ही और तेज हो गईं। एज्रियल ने बिना पलक झपकाए उसकी निगाहों का सामना किया। क्योंकि मैं डूबे हुए सागर के दूसरी ओर जा चुका हूं और मैंने उन जल के स्वामी को देखा है। कमरे में सदमे की लहर दौड़ गई, लेकिन इमोन शांत रहा और उसने एज्रियल को आगे बोलने के लिए सिर हिलाया। आगे बढ़ो मेरे राजकुमार। लुमिन को ऐसा लगा मानो इमोन को इस बात की परवाह ही नहीं थी कि एज्रियल पहले भी एक बार वहां जा चुका था। सनकेन सागर में एक विशेष शून्य प्राणी रहता है। उसका नाम तारशकेल है। मेरा मानना है कि वह टाइटन श्रेणी का शून्य प्राणी है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि हमारी पूरी बचाव टीम क्यों नष्ट हो गई और मेरे पिता की टीम शायद वापस न लौट पाए। सनकेन द्वीप तक पहुंचने के लिए आपको उसे पार करना होगा, जो हम में से कोई नहीं कर सकता, शायद मेरे पिता को छोड़कर। या अगर आप, ग्रैंडमास्टर अमोन और कमांडर मीरा मिलकर काम करें तो शायद मौका मिल सकता है। लेकिन जोखिम बहुत अधिक हैं और हम उन्हें वहन नहीं कर सकते। एज्रियल ने स्थिर स्वर में बोलना जारी रखा, जबकि बाकी लोग ध्यान से सुन रहे थे। जब मैं दूसरी तरफ था तो मुझे एक रास्ता मिला जो एक भूमिगत जाल की ओर जाता था। दुर्भाग्य से मैं पूरी तरह से उसका पता लगाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था, लेकिन मेरा मानना है कि यह अंततः डूबे हुए द्वीपों तक जाता है। ये संभवतः समुद्र के पास है, हमें बस इस तरफ एक और रास्ता ढूंढना है और उस मार्ग का अनुसरण करना है। पहली बार अमोन के चेहरे के भाव बदल गए, वह स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था। बाकी लोग भी उतने ही स्तब्ध दिख रहे थे। हमने डूबे हुए सागर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं लगाया है, लेकिन यह संभव है कि डूबे हुए द्वीपों तक जाने वाला एक भूमिगत नेटवर्क हो, किसी और ने कहा। एज्रियल ने सिर हिलाया। मुझे पूरा यकीन है कि कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। हम समुद्र के चारों ओर से जाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब होगा पहाड़ों को पार करना, जो उतना ही खतरनाक होगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि वह इलाका अभी तक अनछुआ है। मीरा ने चुप्पी तोड़ी, उसकी आवाज़ में संदेह झलक रहा था। क्या हम किसी महत्वपूर्ण बात को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं? अमोन और अन्य लोग उसकी ओर मुड़ गए, जबकि एज्रियल बिना किसी भावना के उसे निहारता रहा। राजा शून्य दरार क्यों नहीं खोल सकता? बेशक इसमें उसे काफ़ी मात्रा में माना खर्च करना पड़ेगा, SICVC में उसका आधार नष्ट हो जाएगा और दूसरों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता होगी, लेकिन पृथ्वी पर उसका दूसरा आधार EASC में अभी भी बरकरार है। इसके बाद तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। यह एक जायज़ सवाल था जिसके बारे में लुमिन ने भी सोचा था। ये पहला सवाल होना चाहिए था, फिर भी ऐसा लगा जैसे इसे जानबूझकर टाला गया हो। अमोन ने आह भरी। मीरा से बात करते हुए उसका चेहरा गंभीर हो गया। जो कभी एक सिद्धांत हुआ करता था, अब उसे तथ्य माना जाता है। डूबे हुए द्वीपों में कुछ ऐसा है जो शून्य दरारों के निर्माण में बाधा डालता है। वहां एक दरार खोलना या लंगर डालना असंभव है। मीरा की आंखें चौड़ी हो गईं और जैस्मीन समेत कई अन्य लोगों की आंखें भी चौड़ी हो गईं।
एक शून्य दरार नहीं खोली जा सकती। ये बेतुका था, इसके बारे में सोचना भी असंभव था। एक ग्रैंडमास्टर के लिए शून्य दरारें खोलने की क्षमता उनकी प्रमुख शक्तियों में से एक थी। लेकिन अब एमोन उन्हें बता रहा था कि एक ग्रैंडमास्टर सनकेन आइलैंड्स में ऐसा नहीं कर सकता। जैस्मीन ने एक बार फिर चुप्पी तोड़ी। ग्रैंडमास्टर अमोन, हमारे पास 7 दिन हैं जब तक कि उच्च अधिकारियों को इस घटनाक्रम की जानकारी नहीं मिल जाती। मैं स्वयं एक विशेष दल का नेतृत्व करते हुए भूमिगत सुरंगों से होते हुए अपने पिता से मिलने जाऊंगा। सबसे अच्छी स्थिति में तब तक हम द्वीपों पर विजय प्राप्त कर चुके होंगे। सामान्य परिस्थितियों में उनके शब्द हास्यास्पद लगते, लेकिन यहाँ उन्होंने ऐसा नहीं किया। दरअसल ऐसा पूरी तरह संभव लग रहा था कि जोकिन ने पहले ही उन रहस्यमय पानी के नीचे के द्वीपों पर विजय प्राप्त कर ली थी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जैस्मीन, मीरा और अमाया के नेतृत्व में उनकी सफलता की संभावना काफ़ी बढ़ जाएगी। लुमिन को उम्मीद थी कि कोई आपत्ति जताएगा, लेकिन इसके बजाय एमोन ने बस सिर हिला दिया। निश्चित रूप से महाराज, मैं अपने सर्वश्रेष्ठ सैनिकों को आपके साथ भेजूंगा। बेशक, जो लोग आपके साथ आए हैं वे अपनी इच्छा अनुसार रुक सकते हैं या जा सकते हैं। लुमिन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। सब लोग इतने शांत क्यों हैं? बाहर घबराए हुए सैनिकों के विपरीत यहाँ हर कोई स्थिति को बहुत हल्के में ले रहा था। आवाज में लगातार हो रहे बदलावों से उसे सिरदर्द हो रहा था। क्या सभी प्रभावशाली लोग इतने अजीब होते हैं? ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। अचानक एजरियल खड़ा हो गया। बोलते समय उसकी आवाज़ सपाट और भावहीन थी। जब तक आप सब काम खत्म नहीं कर लेते, मैं किसी एक कमरे में रहूंगा। सभी लोग अचंभित होकर देखते रहे। लुमिन भी असमंजस में थी। एजरियल बाकी की चर्चा के लिए रुकने की योजना नहीं बना रहा था। हालांकि उनके पास एक योजना थी, फिर भी इसे सावधानीपूर्वक तैयार करने की आवश्यकता थी, जिसमें हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया हो। निश्चित रूप से अभी और भी बहुत कुछ चर्चा करने को था। मेरे राजकुमार, आप कहाँ जा रहे हैं? अमोन ने पूछा। एजरियल रुक गया और उसने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया। सोने के लिए। नोट: शायद आप में से कुछ लोगों ने ध्यान दिया होगा और कुछ ने नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने अध्यायों की गुणवत्ता में गिरावट देखी है तो इसका कारण यह है कि लिखते समय मैं बीमार था। कृपया धैर्य रखें। क्या देवताओं को यह हास्यास्पद लगता है? एजरियल ने गंभीर भाव से अपने आसपास के वातावरण को देखा। वह सड़क के बीचों बीच खड़ा था। गाड़ियां उसके ऊपर से ऐसे गुजर रही थीं मानो उसका कोई अस्तित्व ही न हो। उसके चारों ओर विशालकाय इमारतें दिखाई दे रही थीं, जिनकी उपस्थिति परिचित होते हुए भी अजनबी सी लग रही थी। अगर उसके शरीर में कारों के वे ब्रांड न चल रहे होते, वे कारें जिनके बारे में वह जानता था कि वे इस दुनिया से संबंधित नहीं हैं, तो वह सोचता कि वह वापस EASC में आ गया है। एक आह भरते हुए एजरियल ने अपनी हथेली अपने चेहरे पर रख ली। मैं एक बार भी चैन से क्यों नहीं सो सकता? उन्हें आखिरी बात जो याद थी वह ये थी कि वे बैठक में बैठे थे। थकान उस पर एक लहर की तरह हावी हो गई, जो धीरे धीरे उसकी हड्डियों तक पहुंच गई। उसने वॉइड माइंड नामक कौशल का उपयोग करके इसे दूर करने की कोशिश की थी। ये कौशल उसे कई विचारों को एक साथ संभालते हुए सतर्क रहने में भी मदद करता था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। अमोन और जैस्मीन के साथ बातचीत धीरे धीरे पृष्ठभूमि में फीकी पड़ गई और अंततः उसे खुद को बहाना बनाकर वहां से निकलना पड़ा और वह अपने लिए अलग से रखे गए तंबू की ओर दौड़ पड़ा। खंडहर सोने के लिए सबसे अच्छी जगह नहीं थी, खासकर तब जब शून्य राजधानी का निर्माण अभी भी चल रहा था। वे निर्माता, हालांकि अलौकिक शक्तियों वाले थे, समय के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, और अगर कोई शून्य प्राणी हमला कर दे तो हालात बिगड़ सकते हैं। लेकिन ये सामान्य थकावट नहीं थी, एक सपना है ना? धीमी आवाज में कुछ बुदाते हुए अजरियल चलने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह एक भूत हो। उसके पैर फुटपाथ पर ऐसे चल रहे थे जैसे लोग अपने फोन पर बात कर रहे हों या बातचीत कर रहे हों और वह उनके बीच से गुजर रहा हो। जब वे उसके शरीर से गुजरे तो उसे कोई अनुभूति नहीं हुई। उसने ऊपर की ओर देखा। आसमान साफ था, फटा हुआ नहीं था जैसा कि वह देखने का आदी था। सूरज की रोशनी तेज, गर्म और सुकून देने वाली थी, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। एजरियल ने अपनी भौहें सिकोड़ी। क्या अब तक किसी तरह की कोई हस्ती प्रकट नहीं होनी चाहिए थी? कोई परिचित व्यक्ति, या शायद मेरा ही कोई रूप? उसने भीड़ पर नजर डाली, लेकिन वहां कोई नहीं था। बस वह अकेला था। एक बार फिर आह भरते हुए वह गलियों में भटकने लगा, अनजान लोगों के बीच से रास्ता बनाते हुए। उसके आसपास का माहौल अजीब तरह से जाना पहचाना था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों था। पब, फ्यूचर एड्स, इमारतें, गलियां, इन सब ने उसके अंदर कुछ हलचल पैदा कर दी, एक बढ़ती हुई बेचैनी जो उसके पेट में गहरे, गंदे पानी की तरह मचल रही थी। और फिर वह रुक गया।
उसके सामने का वह स्थान उसे पुरानी यादों की लहर सी महसूस हुई। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। यह एक पार्क था, पेड़ों से सजा एक खूबसूरत पार्क, एक छोटी नदी, झूलों पर खेलते हुए हंसते बच्चे और हरी भरी घास पर पिकनिक मनाते परिवार। मैं तब से यहाँ नहीं आया हूँ। उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। उनकी मृत्यु के बाद से इस पार्क से कितनी ही यादें जुड़ी हुई थीं। एज्रियल वहीं खड़ा रहा, ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, वह यहाँ क्यों है। लेकिन फिलहाल वह इसका फ़ायदा उठाएगा। यहाँ पास में ही एक और जगह है, उसने बुदबुदाते हुए कहा और पार्क को पीछे छोड़ने का फैसला किया। जैसे जैसे वह चलता गया, उसके अतीत के और भी स्थल नजर आने लगे। वह पुरानी यादें परछाई की तरह उससे चिपकी हुई थीं। एज्रियल धीरे से हंसा, ऐसा लगता है जैसे बहुत समय पहले की बात हो। जब वह आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंचा तो उसके चारों ओर यादें उमड़ पड़ीं, जो मीठी और कड़वी दोनों थीं। लेकिन यह उसका घर नहीं था। नहीं, यह वह कब्रिस्तान था जहां उसका परिवार दफन था। नहीं, वह उसका स्कूल था। इन सभी छात्रों को देखकर तो यही लगता है कि स्कूल का समय हो गया है। उसने मन ही मन सोचा, उन्हें इमारत के अंदर बाहर आते जाते हुए देखकर, जो सभी अपने सामान्य कपड़ों में थे। उनके स्कूल में कभी भी यूनिफॉर्म का नियम लागू नहीं किया गया था। बिना किसी झिझक के एज्रियल अंदर चला गया। उसने खुद को उसी गलियारे में खड़ा पाया जहां से वह अनगिनत बार गुजरा था, कभी क्लास जाने के लिए दौड़ता था तो कभी घर की ओर जाता था। उसकी निगाहें छात्रों और शिक्षकों के चेहरों पर घूमी, लेकिन उनमें से कोई भी परिचित नहीं था। वह चलता रहा, हर कदम के साथ उसके कदमों का बोझ बढ़ता गया। उसका दिल मानो सीने में बोझ की तरह महसूस हो रहा था, उसकी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं। मुझे इसे देखना ही होगा, बस एक बार और। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने देखा कि उसके आसपास के लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, जब तक कि वह पूरी तरह से अकेला नहीं रह गया। पब फ्यूचर एड्स। गलियारे के अंत में एक लकड़ी का दरवाजा था। उसके बगल में एक छोटी सी धातु की पट्टिका लगी थी जिस पर लिखा था संगीत कक्ष। एज्रियल ने गहरी सांस छोड़ी, उसकी सांसें कांप रही थीं। उसने हिचकिचाते हुए अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा। हो सकता है मुझे दोबारा कभी मौका न मिले। दांत पीसते हुए उसने दरवाजे की कुंडी घुमाई और अंदर कदम रखा। ढलते सूरज की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी, जिससे कमरा सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। पर्दे हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। फिर एक आवाज आई, टिंक टिंक टिंक। कमरे में एक जानी पहचानी धुन गूंज उठी, जो मधुर और कोमल थी। हर सुर में एक भार महसूस हो रहा था, जो एज्रियल के सीने को खींच रहा था, क्योंकि उसकी दबी हुई यादें फिर से उभर रही थीं। टिंक टिंक टिंक। ओह! उसकी नज़र संगीत के स्रोत की ओर खींची चली गई। लड़का, भूरे बाल, हरी आंखें, 9 साल से अधिक उम्र का नहीं। उसके छोटे हाथ सहजता से पियानो की कुंजियों पर चलते थे। वाह, लियो, संगीत की आपकी समझ वाकई अद्भुत है। ये वह स्वयं था, उनके पिछले जीवन का एक बहुत ही युवा संस्करण। एज्रियल को आखिरकार समझ आ गया कि वह क्या देख रहा है। वह था स्मृति। एज्रियल ने अपने सामने मौजूद लोगों को देखते हुए अपने होंठ काट लिए। काले बालों और नीली आंखों वाली एक महिला ने छोटे लड़के लियो की प्रशंसा की। काया, उनके संगीत शिक्षक। लियो ने आश्चर्य से भरी आंखों से उसकी ओर देखा, मानो उसकी पन्ना जैसी आंखों में तारे चमक रहे हों, और वह मुस्कुरा उठा। वास्तव में? उसने उत्साह से पूछा, उसकी निगाहों में आशा की चमक थी। काया ने सिर हिलाया और उसकी आंखों के स्तर तक पहुंचने के लिए नीचे झुक गई। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप खूब मेहनत से अभ्यास करें तो आप पियानो वादक भी बन सकते हैं। उसका चेहरा सूरज की तरह चमक उठा, और एज्रियल उदास मुस्कान के साथ उसे देखता रहा। तब एक और आकृति प्रकट हुई। जैसे ही एज्रियल ने अपने होंठों को और जोर से दबाया, उसकी आंखें कांपने लगीं। उसके भूरे बाल कमर तक लहरा रहे थे और उसकी हरी आंखें लियो की आंखों से मिलती जुलती थीं। वह एक भूले हुए सपने की तरह खूबसूरत थी, उस तरह का सपना जो जागने के बाद भी लंबे समय तक दर्दनाक रूप से बना रहता है। माँ। जब एज्रियल ने उसे देखा तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई और उसका भाव नर्म पड़ गया। वह उसकी माँ थी, कोई निराकार प्राणी उसकी नकल नहीं कर रहा हो। ये सचमुच वही थी, या कम से कम उसकी एक स्मृति। अगर कोई गौर से देखे तो उसे उसके पेट में उभार नजर आएगा। वह गर्भवती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लिया, माँ, क्या आपने सुना? काया कहती है कि मैं पियानो वादक बन सकता हूँ। लियो की आवाज़ खुशी से भर उठी और वह दौड़कर अपनी माँ के पास गया। जीन ने धीरे से मुस्कुराया, उसकी आंखों में गर्माहट थी जैसे ही वह नीचे झुकी और उसकी उत्सुक निगाहों से मिली। अगर तुम एक बन जाओ तो मैं इस पूरी दुनिया की सबसे खुश माँ होऊंगी, उसने उसके बालों को धीरे से सहलाते हुए कहा।
लियो ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी और वह उसके स्पर्श में डूब गया। हे, उन तीनों को देखकर एज्रियल के पैर कमजोर पड़ने लगे। हा, धत तेरे की। उसके घुटने लड़खड़ा गए और उसने कांपते हाथों से खुद को पास की एक मेज पर टिका लिया। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, उसे छूने के लिए बेताब था, लेकिन वह जानता था ये व्यर्थ था। वे असली नहीं थे, लेकिन अभी भी। प्लीज, बस एक बार और मेरी तरफ देख लो। माँ, एज्रियल ने अपनी आवाज़ सुनी, लेकिन किसी और ने नहीं सुनी। आगे क्या होने वाला है यह अच्छी तरह जानते हुए उसका चेहरा गंभीर हो गया। आखिरकार सब कुछ इसी दिन से शुरू हुआ था। शायद अगर उसने कभी पियानो बजाने की इच्छा ही न रखी होती, अगर काया और जीन ने लियो से वो शब्द न कहे होते। एज्रियल के होंठों से एक गहरी कड़वी हंसी निकली और उसने अपना मुंह ढक लिया। काश मैंने कभी अच्छा बेटा बनने की कोशिश न की होती, तो मैं इतना निराशाजनक न होता। उसने आह भरी और अपने सामने के दृश्य को गंभीरता से देखने लगा। और अगली ही पल वे चले गए थे। केवल पियानो ही बचा था। एज्रियल ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और दांत पीस लिए। वे वैसे भी असली नहीं थे, लेकिन फिर भी दर्द हो रहा था। आंखें खोलते ही एक विचार मन में आया और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। काया, आखिरी बार जब मैंने सुना था, शादी के बाद वह दूसरे देश चली गई थी। वह उसकी संगीत शिक्षिका थी, लेकिन साथ ही वह ऐसी भी थी जिन्हें एज्रियल अपनी चाची की तरह मानता था। दुर्भाग्यवश उसके परिवार के साथ हुई दुर्घटना से पहले ही वह उसे छोड़कर चली गई। उसे कभी भी उसे यह बताने का मौका नहीं मिला कि क्या हुआ था। एज्रियल धीरे धीरे पियानो की ओर बढ़ा। उसके सामने खड़े होने से पहले उसकी उंगलियां उसकी चिकनी सतह को छू गईं। टिंक, उसने एक बटन को धीरे से दबाया। जब उसने उसे दोबारा दबाया तो उसके मुंह से एक छोटी सी, लगभग मूर्खतापूर्ण हंसी निकल गई। मुझे पियानो को छुए हुए बहुत समय हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं अब भी बजा सकता हूँ। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। उसका सिर हल्का हो गया, हालांकि उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान बनी रही। शायद किसी और दिन, है ना? ऐसा लग रहा था कि जागने का समय आ गया है। उसे नहीं पता था कि क्या बेहतर है, ये बिना सपनों वाली नींद या बुरे सपने। हो सकता है कि दोनों में से कोई भी बेहतर ना हो। उसे अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिला था कि वह उस स्मृति को दोबारा क्यों जी रहा था, या इसका उद्देश्य क्या था। लेकिन एज्रियल को यह आभास हो रहा था कि अब से उसे अपनी कई यादों को फिर से जीना पड़ेगा। क्या तुमने ये किया? मेरे भविष्य के स्वरूप ने। किसी कारणवश डरांती लिए उस व्यक्ति की छवि एज्रियल के मन में कौंध गई। नहीं, वह इस बात को लेकर निश्चिंत था। वह वही था, या कम से कम उससे जुड़ा हुआ हो। याद करना, जैसे जैसे उसके आसपास का दृश्य धुंधला होता गया, एज्रियल चुपचाप देखता रहा। कभी कभी उसे ऐसा लगता था मानो वास्तविकता ही उसकी आंखों के सामने चकनाचूर हो रही हो। मुझे आश्चर्य है कि मुझे क्या याद रखने की जरूरत है। और तब सब कुछ काला हो गया। महोदय, कृपया आप ऐसे ही अंदर नहीं आ सकते। अपने कार्यालय के बाहर हो रहे शोर शराबे को देखकर एलियाना ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और कलम नीचे रखकर ऊपर की ओर देखा। रानी बहुत व्यस्त हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। जैसे ही एलियाना नौकरानियों की चीखें सुनकर उठने ही वाली थी, दरवाजा अचानक खुल गया और अंदर से एक घबराई हुई नौकरानी और एक आदमी दिखाई दिया जिसके कंधे तक बर्फ जैसे सफ़ेद बाल लहरा रहे थे और उसकी साफ आंखें एक चमकदार दिन के आकाश से मिलती जुलती थीं। रग्नार। एलियाना अपने कार्यालय में फ्रॉस्ट किंग के अचानक प्रकट होने पर थोड़ी हैरान दिखीं। दरअसल फ्रॉस्ट किंग का बिना किसी पूर्व सूचना के EASC क्रिम्सन क्षेत्र में होना एक महत्वपूर्ण घटना थी। रागनार की उपस्थिति मात्र से ही कई प्रोटोकॉल टूट चुके थे। एक आह भरते हुए एलियाना ने उस दासी की ओर देखा, जिसका चेहरा कांपते हुए पीला पड़ गया था। दो शक्तिशाली व्यक्तियों की उपस्थिति में वह सिकुड़ गई थी। उसने अपनी जान जोखिम में डाले बिना रैगनार को रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह व्यर्थ थी। अब वह सोच रही थी कि क्या उसकी रानी बिना किसी घोषणा के किसी अन्य राजधानी के राजा को प्रवेश देने के लिए इसकी निंदा करेगी। आप हमें छोड़कर जा सकते हैं, एलियाना ने शांत भाव से कहा। और यह सुनिश्चित करें कि इसकी खबर बाहर न फैले। जी, महाराज। नौकरानी के चेहरे पर राहत की लाली लौट आई और वह स्पष्ट रूप से राहत महसूस कर रही थी। उसने जल्दी से दरवाजा बंद करते हुए बाहर निकल गई। रागनार ने उसे जाते हुए देखा और फिर चुपचाप एलियाना की मेज के सामने बैठ गया। उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था, एक ऐसा व्यक्ति जो हजारों चीजों के बारे में सोच रहा हो, फिर भी उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। एलियाना आगे की ओर झुकी और अपनी कनपटी को रगड़ने लगी। मैं इस मामले से निपटना नहीं चाहता। एक आह भरते हुए वह कुर्सी पर पीछे झुक गई और थोड़ी झुंझलाहट के साथ रैगनार को देखने लगी।
उसे देखकर शायद ही कोई उसे क्रिम्सन क्वीन के रूप में पहचान पाता। वह अपना गंभीर व्यवहार तभी छोड़ती थी जब बात उसके बच्चों की सुरक्षा की होती थी, ये बात हर नौकरानी जानती थी। पिछली बार जब तुम बिना सूचना दिए आए थे तब सेलेस्टिना का जन्म ही हुआ था और तुमने और मेरी प्यारी ने इतनी शराब पी ली थी कि मेरा घर लगभग ढह गया था। तो बताओ रैग्नार। जब एलियाना ने उसे घूरकर देखा तो उसके माथे पर एक नस उभर आई। हालांकि रैग्नार के चेहरे के भाव में शायद ही कोई बदलाव आया, बस उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। मुझे पता है कि लायरेल ने अभी तक बच्चे को जन्म नहीं दिया है, तो इस बार आप मेरे कार्यालय में जबरदस्ती क्यों घुस रहे हैं? उनके बीच सन्नाटा छा गया, माहौल तनावपूर्ण था। रग्नार ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा, फिर अंत में संयमित स्वर में बोला, मैंने जोकिन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मैं उससे संपर्क नहीं कर पाया। वह कहाँ है? एलियाना का चेहरा सख्त हो गया, उसने रागनार के लहजे में छिपी संयमित भावना को पहचान लिया। अधिकांश लोग शायद इसे महसूस नहीं करते, लेकिन एलियाना ने किया। केवल वही व्यक्ति जो उसे इतनी अच्छी तरह जानता था, इसे समझ सकता था। आप उससे संपर्क क्यों करना चाहते हैं? उसने उसके सवाल को टालते हुए पूछा। रागनार की भौहें थोड़ी फड़क उठीं, फिर उसने अपने चेहरे पर संयमित भाव वापस ला दिए। कुछ क्षण तक उसे निहारने के बाद उसने अंततः उत्तर दिया, यह अज़रियल के बारे में है। उसके पास वह जानकारी है जिसकी मुझे ज़रूरत है। अपने बेटे का नाम सुनते ही एलियाना ने रैग्नार की ओर देखा, उसकी निगाहें सिकुड़ गईं। पब फ्यूचर एड्स, एजरियल ये, एजरियल वो, हर कोई हमेशा उसी का जिक्र क्यों करता रहता है? वह तो बस एक बच्चा था, फिर भी उसके आसपास के सभी लोग उस पर ही मोहित प्रतीत होते थे। किस प्रकार की जानकारी? वर्गीकृत। एलियाना की भौहें तन गईं, और रैग्नार के रहस्यमय होने के प्रयास पर उसका स्वर तीखा हो गया। रैग्नार, तुम बिना बताए मेरे घर में घुस आए। बेहतर होगा कि तुम सहयोग करो, अगर तुम सहयोग नहीं करोगे तो कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। जैसे जैसे रागनार ने अपनी आंखें सिकुड़ीं, कमरा और भी ठंडा होता गया। क्या ये धमकी थी? एलियाना ने हल्की सी मुस्कान दी। अगर इसमें मेरा बेटा शामिल है तो हाँ, इसे खतरा समझें। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है। उसने राहत की सांस ली। नियोजेनेसिस के हालिया हमले को एजरियल ने नाकाम कर दिया। वह हेप्टाक में से एक को हराने में कामयाब रहा, लेकिन हमें एक अहम जानकारी मिली है। मुझे उस संगठन के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, और मुझे शक है कि एजरियल के पास उससे कहीं ज्यादा जानकारी है जितना उसने बताया है। रग्नार की बातें सुनकर एलियाना के चेहरे के भाव बदल गए। घटना को हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे और एजरियल पहले से ही ऑनलाइन सबसे चर्चित विषयों में से एक बन चुका था। उसके इस कारनामे को क्रिम्सन कबीले के उच्च अधिकारियों ने उसके हस्तक्षेप करने से पहले ही स्वीकार कर लिया था। लेकिन उसे अब भी यह नहीं पता था कि एजरियल ने ऐसा क्यों किया था। वह प्रसिद्धि के लिए ऐसा कभी नहीं करेगा। वह अपने बेटे को सबसे बेहतर जानती थी, उसे ऐसी बातों की कोई परवाह नहीं थी। न ही वह मानवता की भलाई के लिए कुछ करने वाला व्यक्ति था। चाहे उसे पसंद हो या ना हो, एलियाना जानती थी कि उसका बेटा इतना दयालु नहीं था। इसके पीछे एक वजह थी जो उसने उससे साझा नहीं की थी। आपने कौन सा महत्वपूर्ण हिस्सा खोजा? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। मैं तुम्हें इस हालत में मेरे बेटे से मिलने नहीं दूंगी रैग्नार। तुम जानते हो कि उसके आसपास का माहौल कितना नाजुक हो गया है, खासकर जो बातें कही जा रही हैं। रागनार का चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया और उसने सिर हिलाया। मुझे पता है, लेकिन हमें पता चला है कि नियोजेनेसिस किसी तरह स्किनवॉकर के साथ काम कर रहा है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एलियाना की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं, उसकी निगाहें रैग्नार पर टिक गईं। किसी शून्य प्राणी का मनुष्यों के साथ सहयोग करने का विचार ही बेतुका लग रहा था, जैसे किसी परी कथा से निकला हो। मुझे ये जानना है कि क्यों, कैसे और कहाँ। एजरियल को इसके बारे में ज्यादा पता हो सकता है और मुझे उसकी मदद चाहिए। इसके करीब पहुंचने के लिए उसकी मदद। उसने देखा कि रैग्नार का चेहरा उदास हो रहा है, उनके बीच की हवा आपसी समझ से भरी हुई थी। अब उसे समझ आ गया था कि वह यहाँ क्यों है। सब कुछ स्पष्ट हो गया था। आखिरकार उसने अपने माता पिता को स्किनवॉकर्स के हाथों खो दिया था। पब फ्यूचर एड्स। उस हमले में फ्रॉस्ट एस्टेट और NASC का अधिकांश हिस्सा तबाह हो गया था। शून्य प्राणियों द्वारा किए गए एक आकस्मिक हमले में कई जानें चली गईं। लेकिन यह आकस्मिक नहीं था। एलियाना को सारी बातें तो नहीं पता थीं, लेकिन वह जानती थी कि इसकी सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई थी। अगर स्किनवॉकर्स और नियोजेनेसिस एक साथ काम कर रहे हैं, तो क्या NASC में हुई स्किनवॉकर घटना इससे जुड़ी हो सकती है? जैसे ही उसे इस संभावना का एहसास हुआ, उसका चेहरा गंभीर हो गया। और एजरियल उनसे लड़ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचे।
ऐसा लग रहा था जैसे हर खुलासा मामले को और भी गहरा और जटिल बना रहा हो। कुछ तो ऐसा था जो वह देख नहीं पा रही थी। नियोजेनेसिस, वह संगठन क्या छुपा रहा है? रागनार की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं, वह धैर्यपूर्वक उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दुर्भाग्यवश एज्रियल अभी यहाँ नहीं है। रागनार का चेहरा उतर गया। कहाँ है वह? वह हिचकिचाई, ये सोच रही थी कि उसे बताना चाहिए या नहीं। यह उसके लिए निजी मामला है और जब तक वह एज्रियल से बात नहीं कर लेता तब तक वह नहीं जाएगा। लेकिन यह मेरे लिए बहुत पेचीदा होता जा रहा है। मेरा लाडला हमेशा इतना गैर जिम्मेदार क्यों होता है? खुद को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लेने के बाद उसने आखिरकार बोलना शुरू किया और जितना वह समझा सकती थी समझाया। जैसे जैसे वह बोलती गई, रैगनार का चेहरा और भी गंभीर होता गया और उसकी निगाहें और भी आलोचनात्मक होती गईं। क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है? पहली बार उसकी आवाज़ में एक तीव्र भावना झलक रही थी, गुस्सा। एलियाना ने अपनी नज़रें फेर लीं, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। क्या आपने अपने बेटे को, जिसे आप अभी अभी शून्य लोक से वापस लाए हैं, केवल अपनी बेटी, भावी रानी और उत्तराधिकारी के साथ वापस वहां जाने की अनुमति दी? सिर्फ इसलिए कि आप किसी और को सूचित करके और अधिक हंगामा खड़ा नहीं करना चाहते थे? रागनार की आवाज़ में क्रोध झलक रहा था, उसका सामान्य संयम टूट रहा था। क्या तुम समझते हो कि यह कितना गैर जिम्मेदाराना है? एलियाना ने उसकी निगाहों में देखा, हालांकि उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आ गई। वह उसके शब्दों की गंभीरता को समझ गई थी। मैं जानता हूं, लेकिन रागनार ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, मानो वह किसी पहेली के टुकड़ों को सुलझा रहा हो। ये जोकिन का ही विचार था, है ना? उसने अनिच्छा से सिर हिलाया। उसे खुद भी यह गैर जिम्मेदाराना लगा, लेकिन यही उसके पति की इच्छा थी। जैस्मीन को और अनुभव की ज़रूरत थी, और वह भी जल्दी। ये शुरू में केवल जैस्मीन के लिए ही था, उसने बताया। लेकिन अज़रियल के साथ जो हुआ उसके बाद वह उसके साथ जुड़ गया। इसके अलावा मीरा, अमाया और अमोन भी उनके साथ हैं। रागनार आश्चर्य से पलकें झपकाईं, फिर एक खोखली हंसी हंस दी। तुम और जोकिन सचमुच पागल हो गए हो। क्या तुम भूल गए हो कि उस बूढ़े आदमी ने जोकिन को बचपन में एक प्रथम श्रेणी के सम्राट के सामने कैसे फेंक दिया था? या वह समय जब उसने उसे एक पूरे सप्ताह तक शून्य लोक के उस हिस्से में जीवित रहने के लिए मजबूर किया था जहां कोई भी समझदार व्यक्ति कदम नहीं रखता? एलियाना ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। वह अच्छी तरह जानती थी कि अमोन ने जोकिन को कितनी बेरहमी से प्रशिक्षित किया था। ये क्रूर तो था, लेकिन कारगर भी था। हालांकि शायद इसी वजह से उसके दिमाग के कुछ पेंच ढीले थे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि एलियाना जानती थी कि वे दोनों अपना ख्याल रख सकते हैं। और उसे अपने पति पर पूरा भरोसा था, जो अभी भी फंसा हुआ था, कि वह सुरक्षित होगा। उसके साथ कुछ होने की आशंका मात्र ही उसे लगभग हास्यास्पद लग रही थी, क्योंकि उसने उसकी ताकत का जो कुछ भी देखा था, उसे देखते हुए ये स्वाभाविक था। क्या उसे मारा भी जा सकता है? शायद यह असंभव था। एज्रियल ने जितनी उम्मीद की थी उससे कहीं ज़्यादा तैयारी कर ली थी, और जैस्मीन अपनी स्वाभाविक प्रतिभा के साथ आसानी से सब कुछ संभाल लेगी। उनके संयुक्त अनुभव और उनके साथ मौजूद अन्य लोगों के कारण उन्हें बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना चाहिए, कम से कम अधिकांश भाग के लिए। शायद जब मैं रिटायर हो जाऊं तो मुझे अभिनेता बन जाना चाहिए। जाहिर तौर पर उसमें इस काम के लिए एक आश्चर्यजनक प्रतिभा थी। अंततः उसने शांत स्वर में रागनार की ओर देखा। कोई बात नहीं, हम उन्हें हमेशा के लिए शरण नहीं दे सकते। यह मत भूलो कि हम कौन हैं, रैगनार, और हम महान कबीले क्यों हैं। अगर हमारे बच्चे इस तरह की स्थिति में जीवित नहीं रह सकते तो यह व्यर्थ की कोशिश है। उसके होठ थोड़े मुड़े हुए थे। तो आराम कीजिए, चलिए उनके लौटने का इंतज़ार करते हुए चाय पी लेते हैं। इस बीच आप मुझे अपनी बेटी के बारे में बता सकती हैं। और हाँ, आने वाली बेटी के बारे में भी। आसमान पूरी तरह से धूसर था, बादलों की एक विशाल अटूट चादर ने पूरे खालीपन को ढक रखा था। न सूरज, न आसमान में कोई दरार, न नीले रंग का कोई निशान, न बारिश, न गरज। बस धूसर रंग। जैसे ही एज्रियल ने ऊपर की ओर देखा, उस पर एक अजीब सी गंभीरता छा गई। उसे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे अकेलापन महसूस करा रहा था। टूटी हुई दीवारों में से एक से टेक लगाकर उसने आह भरी और लोगों को इधर उधर भागते हुए देखा, जो या तो खाली राजधानी का निर्माण कर रहे थे या अपने मिशन की तैयारी कर रहे थे। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी, लेकिन वह समझता था ऐसी जगह पर एक पल भी बर्बाद करने का समय नहीं था। अन्य राजधानियों के विपरीत ये खाली राजधानी चारों ओर से अजेय क्षेत्र से घिरी हुई थी। ये कहीं अधिक खतरनाक थी, एक गलत कदम तबाही ला सकता था।
और यहाँ हर कोई जोखिम को भांपता था, खासकर तब जब राजा डूबे हुए द्वीपों में फंसा हुआ था। मुझे आश्चर्य है कि वह वास्तव में वहाँ क्या कर रहा है। एज्रियल को अपने पिता के फंसे होने की अफवाहों पर यकीन नहीं हुआ। उनके फंसे होने की बात उसे हास्यास्पद लगी। न ही उसे एमोन के स्पष्टीकरणों पर और न ही अपनी माँ के दिलासे पर भरोसा हुआ। वह अपने कारणों से वहाँ है। खैर, मैं अपने कारणों से यहाँ हूँ। जैसा बाप वैसा बेटा, दोनों के अपने अपने लक्ष्य थे। फिर भी मुझे इतनी जल्दी यहाँ आने की उम्मीद नहीं थी। सौभाग्य से लुमिन स्वेच्छा से आकर मेरे लिए ये सब आसान बना दिया। शून्य लोक में एज्रियल के 2 साल के प्रवास की कहानी महज एक बहाना थी, और अब उसे ऐसे व्यक्ति की तरह व्यवहार करना था जो यहाँ जीवित रहना जानता हो, एक अनुभवी व्यक्ति। ये थका देने वाला होगा, लेकिन ये करना ज़रूरी था, और इसके लिए उसे लुमिन की ज़रूरत थी। जैसे ही एज्रियल ने किसी को अपनी ओर आते देखा, उसकी निगाहें उस पर टिक गईं। लाल रंग की सैन्य वर्दी में उसे देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसके काले बाल पीछे बंधे थे, चेहरा भावहीन था, हरी आंखें तेज थीं और उसकी पीठ पर एक काला धनुष बंधा था। उसने अपनी भौहें सिकुड़ीं, ये देखकर कि कुछ आदमी गुजरते समय उसकी ओर देख रहे थे। मुझे उनके चेहरे याद रहेंगे। फिलहाल उसने इसे जाने दिया। येलेना ने या तो ध्यान नहीं दिया, या शायद उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। वह उसके सामने रुक गई। लुमिन के बिना आपको अकेले देखना दुर्लभ है। एज्रियल ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। उसने देखा कि वह उसके बगल में टूटी हुई दीवार से टेक लगाकर बैठी थी और अपनी भौहें सिकोड़ रही थी। मैं उसकी देखभाल करने वाली नहीं हूँ। मुझे लगता है कि यह सच है। उसके बगल में बैठते ही उसके होंठों से हल्की सी हंसी निकल गई। येलेना ने अपना धनुष उठाया और उसे अपनी गोद में रख लिया, और अज़रियल की निगाहें उस पर टिक गईं। यह एक बेहतरीन आत्मिक हथियार है। आप दोनों भाग्यशाली हैं कि आपके पास यह है, आप और लुमिन दोनों के पास। येलेना ने अपने धनुष पर नजर डाली, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने बड़ी कोमलता से अपनी उंगलियों से उसे छुआ। ये लुमिन की ओर से एक उपहार था। उद्धरण चिन्ह ... अच्छा ऐसा है। एज्रियल ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और पत्थर की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। वह सोल वेपन्स खरीद नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह मिशन के जरिए उन्हें हासिल नहीं कर सकता। उसकी यह व्यवस्था कितनी हास्यास्पद है। पब फ्यूचर एड्स। वह जानता था कि हर चीज़ की एक कीमत होती है। येलेना को शायद अभी तक इसका एहसास नहीं हुआ था, लेकिन इस हथियार को हासिल करने के लिए लुमिन ने जो भी मिशन पूरा किया था, वह निश्चित रूप से क्रूर था। वे एक दूसरे की परवाह करते हैं। क्या आप नहीं पूछेंगे? एज्रियल उसकी ओर मुड़ा। उसके अचानक पूछे गए प्रश्न से वह अचंभित रह गया। क्या आपको ये जानने की उत्सुकता नहीं है कि लुमिन जैसा साधारण पृष्ठभूमि का व्यक्ति आत्मा हथियार कैसे प्राप्त कर पाया? भले ही वह प्रतिभाशाली हो, लेकिन इससे ये स्पष्ट नहीं होता कि उसके पास आत्मा हथियार कैसे है, या कोई दूसरा हथियार वह कैसे दे सकता है। या फिर जब सभी लोग उस पर संदेह कर रहे थे, तब उसे महाराज के बारे में कैसे पता चला? लेकिन आपने उस पर विश्वास किया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आपने तो हमें यहाँ आने देने के लिए महारानी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। क्यों? उसे लगा कि कोई राजकुमार बिना किसी अपेक्षा के इतना उदार नहीं हो सकता। उसे अज़रियल संदिग्ध लगा। शायद कुछ लोगों के लिए वह दयालु हृदय वाला मूर्ख हो सकता है, लेकिन कोई मूर्ख ऐसी योजना नहीं बना सकता जिससे किसी संत का पतन हो जाए। लेकिन शायद अपने तरीके से एज्रियल एक मूर्ख था, एक भयानक मूर्ख जो सबसे शक्तिशाली मनुष्यों का विरोध करने से नहीं डरता था। उसकी निगाहों में डर साफ झलक रहा था। जिस तरह से वह उसे देख रही थी, मानो वह कोई अमानवीय प्राणी हो। एज्रियल को ये बात समझ नहीं आ रही थी। उसने ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे ऐसी प्रतिक्रिया की ज़रूरत पड़े। क्या यह मेरी शक्ल सूरत की वजह से है? मुझे तो लगता था कि मैं सुंदर दिखती हूँ। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही थी। मन ही मन निराश होने के बावजूद येलेना के सावधानीपूर्वक बोलने से वह आत्मा आलोचना के दुष्चक्र से बच गया। तुम बाकियों की तरह सवाल नहीं पूछते। लुमिन में स्वाभाविक युद्ध प्रवृत्ति क्यों है, जबकि उसने कभी किसी शून्य प्राणी से लड़ाई नहीं की? उसके पास आत्मा का हथियार क्यों है? और तुमने हमारी मदद करने के लिए इतना जोखिम क्यों उठाया? उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह बिना किसी छिपे मकसद के इतना उदार हो सकता है। येलेना को चुपचाप देखते हुए एज्रियल की मुस्कान फीकी पड़ गई। येलेना बिना पलक झपकाए उसकी निगाहों में देखने की पूरी कोशिश कर रही थी। अंत में उसने धीमी आवाज में कहा, येलेना, मुझे बताओ, क्या तुम मुझे एक इंसान के तौर पर पसंद नहीं करती हो? मेरा मतलब है, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह पल भर के लिए उसके अप्रत्याशित प्रश्न से विचलित हो गई। एज्रियल शांति से इंतजार करता रहा, न तो आगे बढ़ा और न ही पीछे हटा, उसे जवाब देने के लिए जगह देता रहा।
कुछ देर रुकने के बाद येलेना ने अपने होंठ दबाए, उसकी निगाहें इधर उधर भटक गईं। वह हिचकिचाई, लेकिन अंत में, अब जब वह इतनी दूर आ चुकी थी, उसने सच बताने का फैसला किया। नहीं, मुझे आप एक व्यक्ति के रूप में पसंद नहीं हैं, मेरे राजकुमार। उसकी उम्मीदों के विपरीत एज्रियल ने उसे देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराया, जिससे येलेना चौंक गई। वह क्षण भर के लिए उस अप्रत्याशित गर्मजोशी से मंत्रमुग्ध हो गई, फिर कुछ मज़ेदार अंदाज में उसने अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए अपना सिर हिलाया। और ऐसा क्यों है? एज्रियल ने शांत स्वर में पूछा। येलेना ने असमंजस में पलकें झपकाते हुए उसकी ओर देखा, और उसे एहसास हुआ कि वह उससे विस्तार से बताने के लिए कह रहा है। पब फ्यूचर एड्स, तुम मुझे क्यों पसंद नहीं करते? उसने दोहराया। वह हिचकिचाई। इसके कई कारण थे, लेकिन अगर उसे सिर्फ एक कारण बताना हो तो क्या यह आपके अद्वितीय कौशल की वजह से है? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। येलेना के चेहरे का रंग उड़ गया। वह भय से उसे घूर रही थी, उसकी चौड़ी आंखें उसके सदमे को बयां कर रही थीं। कैसे? एज्रियल बस हंस पड़ा, मानो उसकी प्रतिक्रिया उसे मज़ेदार लगी हो। वह बस जमसी गई, उसकी निगाहें उस पर टिकी हुई थीं। वो खून जैसी लाल आंखें, वे डरावनी थीं, इतनी बड़ी कि मानो उसके हर हिस्से को देख सकती हों, रहस्यों के लिए कोई जगह न छोड़ते हुए। डर आतंक में बदल गया। एज्रियल उसे ऐसे देखता रहा जैसे कुछ भी गलत न हो, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ गई। सहज प्रवृत्ति, यही तुम्हारी अद्वितीय क्षमता का नाम है ना? तुमने लुमिन के अलावा किसी को इसके बारे में नहीं बताया, उसने अनौपचारिक लहजे में कहा। यह एक ऐसी क्षमता है जो बिल्कुल वैसी ही है जैसा इसका नाम है, और इसे काम करने के लिए किसी तरह की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। ये हमेशा सक्रिय रहती है। अगर मैं खुद कहूँ तो यह एक काफ़ी असामान्य क्षमता है। येलेना का दिमाग सुन्न हो गया जब उसने यह बात बताई, एक ऐसा रहस्य जो केवल येलेना और लुमिन ही जानती थीं। वह जानती थी कि लुमिन ये बात कभी किसी को नहीं बताएगी। तो फिर एज्रियल को कैसे पता चला? येलेना, मैं तुम्हें कुछ सलाह देना चाहता हूँ। वह जोर से घूंट भर रही थी, उसकी नज़रें उससे हट नहीं रही थीं क्योंकि वह लगातार बोलता जा रहा था। किसी पर भरोसा मत करो, न सरकार पर, न बड़े कुलों पर, न राजाओं पर, न रानियों पर, और निश्चित रूप से हम राजकुमारों और राजकुमारियों पर तो बिल्कुल भी नहीं। न जाने क्यों, उसके शब्द सच्चे और लगभग दयालु लग रहे थे। वह अब भी मुस्कुरा रहा था, वही सौम्य मुस्कान जो उसके चेहरे से हटी नहीं थी। उसमें कोई दुर्भावना नहीं थी, बस एक शांत चेतावनी थी। इससे पहले कि उसे एहसास होता, सवाल उसके मुंह से निकल चुका था। क्यों? एज्रियल की मुस्कान और चौड़ी हो गई, और कुछ अधिक टेढ़ी मेढ़ी सी लगने लगी। क्या तुम 10 देवताओं के बारे में जानती हो, येलेना? उसने फिर से उसके सवाल का जवाब एक अलग सवाल से दिया। फिर भी उसने धीरे से सिर हिलाया। बेशक आप करते हैं, हर कोई करता है, उन्होंने आगे कहा। हालांकि एशिया में अभी चर्च का प्रभाव उतना मजबूत नहीं है, ये ज़्यादातर अमेरिका में है। ये जल्द ही बदलेगा, और जब ऐसा होगा तो सब कुछ शुरू हो जाएगा। पहली बार उसका चेहरा गंभीर, लगभग तीव्र हो गया, और वह उसकी निगाहों के नीचे लगभग असहज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह देवताओं का जिक्र क्यों कर रहा है, लेकिन उसके लहजे में कुछ ऐसा था जिससे उसकी बातों को नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। फिर उसने बोलना शुरू किया, और उसके अगले शब्दों का भार उसे पत्थर की तरह लगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि 10 देवता झूठ हैं तो क्या होगा? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि वह उसके शब्दों को समझ पाती, एज्रियल ने बोलना जारी रखा। अगर मैं तुमसे कहूं कि 10 देवता वास्तव में देवता नहीं हैं, बल्कि सरकार और महान कुलों की रचनाएं हैं तो क्या होगा? नहीं, ऐसा सच नहीं हो सकता। वह इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहती थी, ये बात उसे समझ में नहीं आ रही थी। देवता, क्या वे झूठ हैं? एज्रियल ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया, बल्कि सीधे सवाल पूछ लिया। येलेना, क्या तुम्हें पता है कि यह सब कब शुरू हुआ था? वॉइड रिफ्ट का पहला प्रकटीकरण कब हुआ था? येलेना ने उसकी निगाहों में देखा और लगभग सहजता से जवाब दिया। 1999, यूरोप में पहला वॉइड रिफ्ट दिखाई दिया। बेशक उसे पता होगा, अगर किसी सुनहरे बालों वाले व्यक्ति के अलावा कोई ऐसी चीज़ थी जिससे वह प्यार करती थी, तो वह इतिहास था। अज़रियल मुस्कुराया। 1999, वह वर्ष जब सब कुछ शुरू हुआ। वह वर्ष जब महाद्वीप एक दूसरे के करीब आने लगे, माना का प्रकटीकरण हुआ, आकाश में दरार पड़ी, और शून्य लोक का उदय हुआ। उसने उसकी ओर देखा और गौर से उसे ध्यान से सुनते हुए देखा। जो भी उन घटनाओं में बच गया, उसे बाद में प्रथम शून्य पीढ़ी के हिस्से के रूप में जाना जाएगा। येलेना के चेहरे पर सतर्कता के भाव उभर आए और वह खुद को और रोक नहीं पाए। इसका देवताओं से क्या लेना देना है? किसी पर भरोसा न करने से।
या फिर मेरे अद्वितीय कौशल के बारे में आपके जानने से? एज्रियल मुस्कुराया और कुछ मनोरंजक भाव से उसकी ओर देखा। क्या तुम्हें ये दिखाई नहीं देता? हमारी यह पूरी दुनिया झूठ पर टिकी हुई है। येलेना का चेहरा उदास हो गया। झूठ तो तुम बोल रहे हो। एज्रियल की मुस्कान बदल गई, लगभग भयावह हो गई। शायद मैं नहीं हूं। लेकिन येलेना, तुम्हें अपनी उस अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए और यह जान लेना चाहिए कि जिन देवताओं में तुम विश्वास करती हो वे इस शून्य लोक के साथ आए थे जिसे हम मनुष्य अब नरक कहते हैं।